है ना, रिड्यूस होने के लिए तैयार है। और जो स्पीसीज रिड्यूस होने के लिए रेडी होती है उसको क्या कहते हैं, ओए। तो अगेन ये क्या है, एक्ट एज ए ओए और एक्ट एज ए ओए। क्लियर भाई, ये हम देख चुके थे। और कभी कभी ऐसा होगा कि कोई स्पीसीज के कितने इलेक्ट्रॉन रखती हो, 37, तो वो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगी, लॉस। और जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो ये प्रोसीज क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। और स्पीसीज कैसा एक्ट करेगी, एज ए आरए, है ना। फिर हमने यहाँ से डाइमराइजेशंस देखा था कि दो चांस है, या तो ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कहीं से इसको क्या हो जाए, मिल जाए। अगर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, नहीं मिल पा रहा है, तो खुद का क्या करेगा, डाइमराइजेशंस कर लेगा। और जैसे ही डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो फिर से इसका जो आउटर सेल्स में इलेक्ट्रॉन है या टोटल इलेक्ट्रॉन है वो कितने होने लगेंगे, इनर्ट गैस जैसे 36 और 36 मैग्नीज के, जैसा हमने देखा था पिछले टर्न पे कि MnCO का होल 5 ये अपना क्या करता है, डाइमराइजेशन में। डाइमराइजेशंस करने के बाद क्या बनाता है, Mn2 और CO का होल 10। इसका हम स्ट्रक्चर भी देखे थे कि किस तरीके से ये EAN को फॉलो करता है एक्चुअली। तो ये मैग्नीज है और ये मैग्नीज है। अगर हम लिगैंड की बात करें तो टोटल लिगैंड कितने हैं, है ना। तो ईच मैग्नीज की बात करूँ तो ईच पे कितने कंट्रीब्यूटेड होंगे, 5 होंगे। तो 4, एक 5 इधर होंगे और 5 इधर डोनर होंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनिल, कार्बोनिल और कार्बोनिल, कार्बोनिल, कार्बोनिल और भाई कार्बोनिल। और ये आपस में एक बॉन्ड की हेल्प से क्या होंगे, ठीक, जहाँ डाइमराइजेशन हुआ है इसको हम बोलते हैं डेल्टा बॉन्ड, ये बता चुके थे। अगर यहाँ हम इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो यहाँ कितने आएंगे, 36। और इस सेंटर में इलेक्ट्रॉन काउंट करना बताए थे, कितने आएंगे, 36। तो ये EAN को फॉलो कर रहा है आफ्टर डाइमराइजेशन। फिर से काउंट कर सकते हैं। अगर हम मैग्नीज की बात करें तो ये बॉन्ड तो इक्वल शेयरिंग से बना हुआ है भाई। तो इन इलेक्ट्रॉन पर दोनों का हक बराबर बराबर है। तो जब ये हम काउंट करेंगे इसके खाते में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो ये दोनों इसमें भी काउंट होंगे और ये दोनों इसमें भी काउंट होंगे। तो ज़रा बताओ, अगर हम न्यूट्रल की बात करें कितने होते हैं, 25 होते हैं। कितने मिल गए, 2 2 2 2, कितने मिल गए, 10 मिल गए इधर से। तो 35 और एक ये मिल गया इसको, तो कितना हो गया, 36। वही हाल इधर भी होगा। तो क्या सभी का EN किसके बराबर हो गया, इनर्ट गैस के। तो इस वजह से ये अपना क्या कर लेता है, डाइमराइजेशन। क्लियर भाई। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोबाल्ट है, देखिए CO है ना, और कोबाल्ट का एक कार्बोनिल कंपाउंड है ये, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि इसका EAN कितना होगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो अपने पास फॉर्मूला है या डायरेक्ट चले जाएं। अभी हम इसका फॉर्मूला क्या लिखाए हैं कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला होता है Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट और +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। और EN का मीन्स मैं क्लियर कर दिया हूँ कि जनरली जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं जब वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में देखने के लिए देखेंगे कि उसने कितने इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ किया और कितने इलेक्ट्रॉन को ने एक्सेप्ट किया है। तो ये लिगैंड चूँकि क्या होता है, न्यूट्रल होता है, इस पर चार्ज 0 है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ कोबाल्ट न्यूट्रल फॉर्म में है। अगर न्यूट्रल फॉर्म में होता है कोबाल्ट तो इसका Z कितना होता है भाई, 27, ठीक। अब यहाँ से हम आराम से साफ साफ देख सकते हैं कि इसने कितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये मोनोडेंटेड है कि नहीं, तो कितने लिगैंड है, 4 हैं। तो इसके अराउंड 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएंगे। और 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के बाद इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 हो जाएगा, यही कोऑर्डिनेशन नंबर है बताए हैं। और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, तो 4 में कितने होंगे, 8। तो इसका मीन्स इसको मिल कितने गए, 8 इलेक्ट्रॉन मिल गए हैं। आप इस फॉर्मूला से जा सकते हैं, Z कितना है, 27 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट 0, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर साफ नज़र आता 4। तो यही बनेगा एक्चुअली। तो ये कितना आ गया, कितना हो गया, 35 आ जाएगा, 35।
अब इसके पास फिर से दो चांस है, या तो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपनी एनायनिक फॉर्म में, और ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, रिडक्शन। और ये कैसे एक्ट करेगा, कंपाउंड OA जैसा, समझ रहे हैं। और दूसरा ये चांस है कि ये खुद अपना क्या कर ले, डाइमर फॉर्म में आ जाए, यही तो है भाई, क्या बना दे, डाइमराइजेशंस। देखो भाई, तो इसके अगर हम डाइमराइजेशंस की बात करें तो एक्चुअली ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डाइमर फॉर्म में, समझ रहे हैं क्यों करता है। तो अगर हम इसकी बात करें 2CO और CO का होल 4, ये क्या करेगा, अपना डुप्लीकेशन कर लेगा, क्या करेगा, डाइमराइजेशन। और जैसे ही डाइमर बनाया तो क्या बनेगा, C2O और CO का होल 8 आफ्टर डाइमराइजेशन। इससे बेनिफिट क्या हुआ कि जो ईच कोबाल्ट है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होने लगे, 36 और 36। वो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, ये CO है, ये कोबाल्ट है, इनके बिटवीन शेयरिंग हुई होगी, डाइमराइजेशन हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन उसका लगा तो एक इलेक्ट्रॉन उसका लगा। अब लिगैंड की बात करें, टोटल कितने हो गए, 8। तो 8 में देखिए इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखेंगे, ठीक है। 8 की अगर मैं बात करूं तो एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड है 3, तो इसने क्या बना रखे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ईच कोवेलेंट पर, कोबाल्ट पर, ठीक। ये इस तरीके से एडेड है, CO और CO, CO और CO और C, ठीक है। अगेन C डबल बॉन्ड O और O, C डबल बॉन्ड O और O, समझ रहे। तो इस तरीके से इसकी कहानी है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ आप काउंट कर सकते हैं आराम से टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें। तो अगर हम इसकी बात करें, देखो 2 इधर से मिले, है ना, 2 इधर से मिले, 2 इधर से मिला, और इसकी बात करूं तो 1 इधर से मिला। ये तो कोवेलेंट बॉन्ड है ना भाई, ये तो सारे कोवेलेंट बॉन्ड हैं, ये सारे क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड, क्लियर। तो इसमें हम काउंट कर रहे हैं, न्यूट्रल में कितने होते हैं बोलो, 27, 2 2 2 6 और 27 कितना हो गया, 33 और 1 इलेक्ट्रॉन ये मिला, 1 ये मिला और 1 ये मिला, तो ओवरऑल कितना हो गया, 36। इसका भी सेम हाल होगा, ये भी क्या होगा, 36, क्लियर है भाई। चल, तो सिजिविक कंसेप्ट क्लियर है। आगे हम बढ़ रहे हैं, आगे हम देख रहे हैं मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक इसी का, ठीक है। इसी में एक छोटा सा कंसेप्ट है बट मोर इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा पूछता रहता है। और क्वेश्चंस कैसा पूछेगा, देखिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से अगर उसको टिपिकल प्रॉब्लम बनानी होगी तो वो यहीं से बनाएगा। टफ प्रॉब्लम मानी जाती है ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की, अच्छी प्रॉब्लम, जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग के नाम से। तो एक हेडिंग डाल लेंगे, सिनर्जिक बॉन्डिंग, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक बॉन्डिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोर इम्पोर्टेंट है। अगर कोई लेंथी प्रॉब्लम बनाएगा तो वो यहीं से बनाएगा, क्योंकि यहाँ एक्चुअली अगर कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है तो ये चीज़ें इजीली समझ में आती हैं। देखो पहले इसका मतलब समझो, सिनर्जिक बॉन्डिंग, सिनर्जिक जो वर्ड डेराइव्ड हुआ है वो हुआ है साइमल्टेनियसली। तो सिनर्जिक बॉन्डिंग का मीन्स है कि कोई बॉन्डिंग क्या हो रही होगी, साइमल्टेनियसली चल रही होगी, ठीक है। वही हमको देखना है अच्छे से, सिनर्जिक बॉन्डिंग। फॉर एग्जांपल मैं शुरू करता हूँ। देखिए हमने डिफरेंट टाइप के लिगेंड पढ़े हैं, है ना, क्या डिफरेंट टाइप के, और फाइनली लास्ट में जाकर के हमने एक क्लासिफिकेशन लिया था। एक तो लिया था क्लासिकल और दूसरा लिया था नॉन क्लासिकल। मैं रिमाइंड कराऊँ, एक क्या लिए थे, क्लासिकल लिगेंड, और सेकंड क्या लिए थे, नॉन क्लासिकल लिगेंड। नॉन क्लासिकल लिगेंड भाई, और यहाँ क्या लिए थे, क्लासिकल लिगेंड। और इनका मैं मीनिंग क्लियर कराया था कि क्लासिकल का मीनिंग ये है कि ओनली क्या होंगे, एलपी डॉलर, और सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड।
ये होगा। क्लासिकल हम किसको बोल रहे हैं कि ऐसे लिगेंड जो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, अपने लोन पेयर डोनेट करते हैं और सेंट्रल मेटल के साथ क्या बना लेते हैं, सिग्मा बॉन्ड, है ना। जो सिग्मा बॉन्ड किस टाइप का है, वो कोऑर्डिनेट टाइप का। क्लियर है, ये हम देख लिए थे। और इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे NH3 है, क्या लोन पेयर डोनर है, यस। वो H माइनस आयन है, लोन पेयर डोनर है, यस। H माइनस है, लोन पेयर डोनर है, यस। O-2 है, लोन पेयर डोनर है, यस, एक्सेट्रा। बहुत बड़ी फहरिस्त हम यहाँ देखे थे। एक्वा है, जैसे H2O है, ये सारे के सारे वो हैं जो क्लासिकल की कैटेगरी में आते हैं। ओनली क्या डोनर है, LP डोनर हैं, ओनली LP डोनर हैं। बट आपको पता है कि नॉन क्लासिकल लिगैंड को हमने एक नाम और दिया था, क्या दिया था, पाई एसिड लिगैंड। क्या बोले थे, पाई एसिड, पाई एसिड, या फिर बोले थे पाई एक्सेप्टर। क्या बोले थे, पाई एक्सेप्टर। जैसे नाम में ही पता है, देखो इसका मीन्स ये इन सब में नॉन क्लासिकल में वो लिगैंड कंसिडर हो जाएंगे जो अपने इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को देते भी हैं और साथ में सेंट्रल मेटल एटम से अपने पाई वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन लेते भी हैं। इन सारों को हमने किस कैटेगरी में डाला हुआ था, नॉन क्लासिकल या पाई एसिड। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल में लिखा था, और वो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल क्या थे, CO टाइप, NO टाइप और CN- टाइप। बिकॉज जितने यहाँ मैं एग्जाम्पल लिखा हूँ इन सभी में जो पाई क्या है, पाई स्टार है, वो क्या है, वैकेंट है। पाई स्टार का मीन्स आप समझते हैं, केमिकल बॉन्डिंग हम पढ़ लिए हैं। पाई स्टार का मीन्स है क्या, वैकेंट है, ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इन सभी में क्या होंगे, वैकेंट होंगे। ठीक है, तो एक ऐसी कंडीशंस को फील करो कि मान लीजिए ये आपके पास सेंट्रल मेटल एटम है और ये आपके पास लिगैंड है। अगर मान लीजिए ये जो लिगैंड है इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल ना हो, क्या ना हो, वैकेंट ऑर्बिटल ना हो, वैकेंट ऑर्बिटल ना हो, बट इसके पास प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। वो निगेटिवली चार्ज हो सकता है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में भी हो सकता है। तो ये सिर्फ एक ही काम करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को इस साइड क्या करेगा, डोनेट करने का काम करेगा, बस लेने का काम तो नहीं कर सकता, क्योंकि लेने का काम तो वही कर सकता है जिसके पास क्या हो, वैकेंट ऑर्बिटल हो, है ना, वही कर सकता है ना ऑब्वियसली। तो इसलिए ये सिर्फ डोनर है। तो इस कैटेगरी में हमने इसको क्या बोल दिया, क्लासिकल लिगैंड, जो ओनली डोनर होगा। बट ये कैसे लिगैंड हैं, ये डोनर भी हैं बट साथ में इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल हैं। तो अगर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इनको मिला तो ये वापस अपने वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। इसलिए इनको क्या बोला जा रहा है, पाई एसिड या पाई एक्सेप्टर लिगैंड। भाई क्लियर, याद तक। तो दूसरा, इसमें भी अगर हम इसमें भी नॉन क्लासिकल में भी अगर इसको क्लासिफाइड करें, ठीक है, तो यहाँ भी 2 टाइप्स के लिगैंड हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, देखो, एक वो लिगैंड हो सकते हैं जिसमें पाई वैकेंट ऑर्बिटल हो, है ना, पाई स्टार क्या हो, वैकेंट ऑर्बिटल रखते हो, पाई स्टार वैकेंट ऑर्बिटल। पाई स्टार का मीन्स है कि ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वैकेंट हो, ऐसा हो सकता है। और दूसरी क्लास क्या हो सकती है, सेकंड ये हो सकता है कि कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल हो, जैसे कि जनरली क्या हो सकता है, D वैकेंट ऑर्बिटल हो सकता है या P वैकेंट ऑर्बिटल भी हो सकता है, मतलब वैकेंट ऑर्बिटल हो। दोनों में डिफरेंस समझ रहे हो, यहाँ क्या हो सकता है, D वैकेंट हो सकता है और यहाँ क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वैकेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या वैकेंट हो सकता है, D ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल क्या हो सकता है भाई, वैकेंट हो सकता है। बोलो, तो लेने की टेंडेंसी तो दोनों में ही है ना, ये भी एक्सेप्ट कर सकता है, ये भी कर सकता है। चूंकि ये किस में एक्सेप्ट करेगा, पाई स्टार वैकेंट में, उसलिए इनको हम क्या बोल देते हैं, पाई क्या बोल देते हैं, पाई एसिड या पाई एक्सेप्टर क्या बोल देते हैं, लिगैंड। भाई तो इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो इसके एग्जाम्पल तो ये सारे हो जाएंगे कि नहीं, CO हो जाएगा,
NO हो जाएगा और CN माइनस हो जाएगा कि नहीं, बताओ जरा यार। बट अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो वो एग्जाम्पल सोच लो जिसमें D वैकेंट ऑर्बिटल हो। जैसे अपने पास क्या हो सकता है, R3p हो सकता है। ये फॉस्फोरस जो है इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं, यस। तो ये भी तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है। हमें क्या सोच रहे हैं कि वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। अगर वो वैकेंट ऑर्बिटल किस फॉर्म में है, एंटी बॉन्डिंग की, तो हम क्या लगा दिए उसमें, पाई एसिड लगा दिए, पाई एक्सेप्टर लगा दिए, पाई स्टार वाला लगा दिए, पाई स्टार से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। बट ज़रूरी नहीं कि यही हो भाई। शर्त क्या है, शर्त ये है कि लिगैंड ऐसा होना चाहिए जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, तभी तो वो इस सेंट्रल मेटल एटम से क्या करेगा, वापस इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। क्लियर। चलिए, और भी जैसे ये हो सकते हैं, R2S हो सकता है, एसेट्रा, बहुत सारी फहरिस्त हो सकती है इनकी भी। नहीं, एस तो जनरली नहीं होते हैं ना, ठीक है। जनरली एस की अगर मैं बात करूं तो एस ब्लॉक में फर्स्ट और सेकंड है ना, तो जनरली हम एक प्रेडिक्शन देखें तो डी ऑर्बिटल जनरली क्या होते हैं, वैकेंट होते हैं। तो उसने लिखा ये दिया जाता है, लेकिन हाँ कोई भी वैकेंट हो चलेगा। तो क्या ये चीज़ क्लियर है यहाँ तक? तो एक क्लासिकल, नॉन क्लासिकल, और नॉन क्लासिकल में ऐसा लिगैंड हो जिसके पास क्या हो, वैकेंट ऑर्बिटल हो, और वो वैकेंट ऑर्बिटल क्या हो सकता है, एंटी बॉन्डिंग हो सकता है, या कोई भी डी वैकेंट ऑर्बिटल हो सकता है। चलिए, अब हम समझ रहे हैं क्या, सिनर्जिक बॉन्डिंग को। और मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ मेटल कार्बोनिल का, जबकि ये सारे एग्जाम्पल अंडरस्टूड है, आ सकते हैं ना, लेकिन जो फेमस एग्जाम्पल हैं मैं वो ले रहा हूँ, किसका, मेटल कार्बोनिल का। चलिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कोई मेटल ले लिया, ये मेटल, और हमने ले लिया ये CO कार्बोनिल का होल X, है ना। X बोले तो समझिए कुछ भी नंबर हो सकता है, ये कितना हो सकता है, 4, 5, 2, 6 कुछ भी हो सकता है, और मेटल कुछ भी हो सकता है। तो मैं एक स्टैंडर्ड बना रहा हूँ यहाँ से, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ वो देखना है सिर्फ। जैसे इसी की पैरेललिटी में, चलो मैं एग्जांपल ये ले लूँ, मैंने एग्जांपल लिया हुआ है Ni और CO का होल 4, ठीक। ये मैं एग्जांपल लेकर के बात कर रहा हूँ। अब हो क्या रहा है जरा देखना, हो ये रहा है, यस, ये आपके पास मेटल है, ठीक, और ये आपके पास क्या है भाई, लिगैंड है, CO कार्बोनिल, ये लिगैंड है। जैसे ही ये लिगैंड अपने लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में डालेगा, ठीक है, तो ये स्पीसीज डोनर है और ये स्पीसीज एक्सेप्टर है। क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। डायरेक्शंस आपको बताए हैं, डोनर टू एक्सेप्टर। क्या इसके पास एक लोन पेयर है कि नहीं, यस। और इसके पास जो लोन पेयर है, ठीक है, जैसे मैं अलग इनके ऑर्बिटल दिखा रहा हूँ, देखिए ये इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, किसके पास, सेंट्रल मेटल की, और ये जो लिगैंड है वो फील्ड लिगैंड है। इसके पास ये जो ऑर्बिटल है इसमें क्या है, लोन पेयर है, और ये इसके पास जो वैकेंट ऑर्बिटल क्या है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। तो होगा क्या कि ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में डाल देगा इस बॉन्ड की हेल्प से। तो ये जो बॉन्ड बना एक्चुअली किस नेचर का है, सिग्मा नेचर का है। ये सिग्मा ही तो बना, क्या बना, सिग्मा नेचर का, और बॉन्डिंग हो गई के बीच में। क्लियर। तो ऐसे ही 4 कार्बोनिल 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हुए इसमें क्या डालेंगे, इलेक्ट्रॉन। तो इसका मीन्स स्लोली अगर हम इसकी बात करें सेंट्रल मेटल एटम की, तो क्या इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी राइज होने लगी कि नहीं। इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है भाई वो क्या होने लगेगी, इंक्रीज, बोलो, होने लगी। अब एक्चुअली ये जनरली कहाँ से बिलोंग करता है, डी ब्लॉक से। तो इसके खुद के आउटर सेल्स में भी तो इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल निकल लिया हुआ है ना, मैं निकल लेकर के इस मेटल को रिप्रेजेंट करूँ, तो निकल का अगर हम देखें तो क्या होता है, 3d8 होता है, और क्या होता है, 4s2 होता है। तो इसके डी ऑर्बिटल में खुद पहले से इलेक्ट्रॉन है,
और इसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल भी रहे हैं। कौन दे रहा है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन? लिगैंड, कार्बोनिल, है ना। तो इस पर क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी राइज होने लगी। और जैसे ही इस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज करा तो अब ये भी तो बेटर डोनर होने लगा। तो अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है अगर इसके अराउंड कोई क्या हो, एक्सेप्टर हो जाए। तो फिर साइमल्टेनियसली एट सेम टाइम ये इलेक्ट्रॉन को इधर क्या करने लगेगा, डोनेट कर सकता है। समझ रहे हैं ना, उसी टाइम क्या करेगा, ठीक है, डोनेट करने लगेगा। और जब हम इस लिगैंड को लेकर के बात कर रहे हैं तो तभी तो ऐसा होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके पास क्या है, बैकेंट क्या है, पाई ऑर्बिटल है। बट मैं अगर क्लासिकल लिगैंड ले आऊं तो सिर्फ ये वाला क्या होगा, ये वाली साइड चलेगी, ये वाली साइड नहीं चलेगी उसमें। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि डोनर तो तब भी है लेकिन वो एक्सेप्टर नहीं है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ बैकेंट और ऑर्बिटल। तो उसने ये जनरली कहाँ पाया जाएगा, नॉन क्लासिकल लिगैंड में। जो सिनर्जिक बॉन्डिंग का कंसेप्ट है वो कहाँ पाया जाएगा भाई, कहाँ पाया जाएगा, कहाँ, नॉन क्लासिकल में। ये ऐसे लिगैंड कार्बोनिल, ऐसे लिगैंड मेटल के साथ अटैच हो जिनमें बैकेंट और ऑर्बिटल हो, तब पाया जाएगा। तो जरा देखना एक्चुअली, और इस चीज़ को हम आगे देख रहे हैं कि ये मेटल है, इस मेटल का मैं क्या बना रहा हूँ, ये बैकेंट और ऑर्बिटल, क्लियर। और ये कार्बोनिल था, ये CO है, ये ऑर्बिटल में इसका क्या बना रहा हूँ, जो फील्ड ऑर्बिटल है। फील्ड का मतलब जिसके पास क्या है, हाँ, बैकेंट, सॉरी, जिसके लॉन पेयर है। तो पहला बॉन्ड तो ये बन जाएगा इधर से इधर, ये डोनर है, ये एक्सेप्टर है। क्या इसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी कि नहीं? यस। अगर मैं, ठीक है, मैं अभी अलग अलग दिखा रहा हूँ, फिर मर्ज करके दिखाऊंगा। तो ये तो क्लियर है, ये तो आपको नज़र आता है। चलिए दूसरा हम देख रहे हैं, जो आपके सेंट्रल मेटल एटम है, क्या उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ने लगा है? तो अगर ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने लगा है तो ये जो है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा सकता है। कब करा सकता है? जब इसका साथी क्या हो, एक्सेप्टर हो जाए। और दूसरी बात ये है कि भाई अगर हम इसके डी ऑर्बिटल देखें, है ना, किसके, ये डी ऑर्बिटल देखूं मैं, सेंट्रल मेटल एटम के डी ऑर्बिटल है ये, ठीक। तो कुछ इसके ऑर्बिटल बैकेंट होंगे तो कुछ फील्ड भी होंगे। अभी देखा ना 3d8,4s2, तो कुछ डी ऑर्बिटल क्या है, फील्ड है, और कुछ डी ऑर्बिटल बैकेंट है। तो जो डी ऑर्बिटल बैकेंट है उसमें से तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, किससे ले लेगा, लिगैंड से, कार्बोनिल से, है ना, क्लियर है, और अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा लेगा। बोलो भाई। और जैसे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी तो अब ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। कब कर सकता है? जब इससे जुड़ी स्पीसीज क्या हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये बोलूँ ज़्यादा बेटर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और जरा देखो, अगर हम कार्बोनिल की बात करें तो भाई इसके पास भी तो बैकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास भी क्या है, ये बैकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं? कौन सा बैकेंट ऑर्बिटल है जरा बताओ? AB है, वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बैकेंट पड़ा है, ये क्या है, बैकेंट ऑर्बिटल। और इसके पास क्या प्रेजेंस ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई कि नहीं? तो इसका मीन्स अब ये डोनर हो गया कि नहीं? और जैसे ये डोनर हुआ तो ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इसके बैकेंट ऑर्बिटल में क्या करेगा, डोनेट कर देगा। क्या दोनों बॉन्डिंग साइमल्टेनियसली चल रही हैं? इसी वजह से इसको बोला गया है सिनर्जिक बॉन्डिंग, इसलिए बोला गया। मैं तो बोलता हूँ ये एक टाइप की बैक बॉन्डिंग ही तो है। क्या है, बैक बॉन्डिंग है। तो जरा बताओ, एक बॉन्डिंग ये हो रही है और एक बॉन्डिंग ये हो रही है, और ये पूरा क्या हो रहा है, साइमल्टेनियसली। तो इसी की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग। ये क्या है आपकी, सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो सिनर्जिक बॉन्डिंग क्लियर है। क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो सिनर्जिक बॉन्डिंग क्लियर, कौन सी सिनर्जिक बॉन्डिंग है समझ में आता है? जो साइमल्टेनियसली बॉन्डिंग चल रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग। यस। अब हम इसको मर्ज कर रहे हैं, इसके पास भी बैकेंट ऑर्बिटल है भाई, ऑक्सीजन के एंटी बॉन्डिंग ये दो है ना। देखना जरा, अगर हम इस पूरे डायग्राम को देखें तो ये डायग्राम कैसा है जरा देखना। ये मेटल है,
ये इसका वैकेंट ऑर्बिटल है, बोलो भाई। और ये इसके अदर ऑर्बिटल हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस हो सकते हैं, बोलो। एक डी ऑर्बिटल डबल डबल शेप होता है कि नहीं, तो ये इसका वैकेंट ऑर्बिटल दिखा दिया। और ये वो ऑर्बिटल हैं जो फिल्ड हो सकते हैं। फिल्ड का मीन समझ रहे हैं, 3d8 और 4s2। तो उसमें पहले से 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई हैं, पहले से 8 इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, और इधर से भी इसको इलेक्ट्रॉन मिलने हैं। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन रिच होता जा रहा है कि नहीं? यस। दूसरा अपने पास है कार्बोनिल मोनोऑक्साइड या कार्बोनिल, ये अपने पास है, बोलो भाई। क्या इसके पास एक फील्ड ऑर्बिटल है कि नहीं? ये इसके पास क्या है? फील्ड ऑर्बिटल। ये इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, ये फील्ड है, और ये क्या है? ये वैकेंट है। तो जरा बताओ यहाँ बॉन्डिंग होने लगेगी कि नहीं? ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में डालने लगेगा कि नहीं? और इससे क्या बनेगा? सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बनेगा इससे? सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो जरा बताओ इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने लगी कि नहीं? किस पर? मेटल पर, सेंट्रल मेटल पर। क्लियर? अब क्या है कि इसके पास ये भी वैकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं? इसके पास ये क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल। कौन से वैकेंट हैं? A, B, M, O, और इसी को क्या बोला जाता है? पाई स्टार। ये वैकेंट पड़े जो मैं इस तरीके से दिखाया हूँ। अब जरा बताओ ये इसके क्या है? फील्ड, क्या है? फील्ड ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं। और ये क्या है? आपका वैकेंट है। ये क्या है? आपका वैकेंट पाई स्टार है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो फिर इधर से इधर भी तो होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो फिर इधर से इधर भी तो होगा। तो यहाँ एट ए सेम टाइम साइमल्टेनियसली दो बॉन्डिंग हो रही हैं। कौन सी? एक तो हो रही है सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड टाइप, और दूसरी हो रही है पाई कोऑर्डिनेट टाइप। ये भी तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, बट किस नेचर का है? पाई नेचर का। और ये किस नेचर का है? सिग्मा नेचर का। इसका मीन्स जरा यहां से देखो कि जो मेटल और कार्बोनिल का कार्बन है उसके बिटवीन बॉन्ड ऑर्डर क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्डिंग। यही तो हो रहा है, बोलो भाई। ये जितनी ज़्यादा बॉन्डिंग चलेगी, बैक बॉन्डिंग, वो यहाँ के बॉन्ड ऑर्डर को उतनी ज़्यादा बढ़ाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंसी, हम जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ रहे थे MOT, तो आराम से मैं स्टार लगवाया था कि अगर हम एनर्जी की बात करें तो जो आपके क्या होते हैं? पाई स्टार, और जो आपके पाई ऑर्बिटल होते हैं तो इनकी एनर्जी हाई होती है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी हाई होती है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। भाई ये लिखाया था। और फिर वहाँ हम आपको नोट लगा के लिखाए थे कि स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा होगी क्योंकि स्टेबिलिटी इनवर्स टू एनर्जी। तो जरा बताओ, हम वहाँ आपको एक नोट लगाए थे इम्पोर्टेंट वाला, और इम्पोर्टेंट नोट ये था कि जब जब इलेक्ट्रॉन किससे निकलेगा? एस्ट्रिक्स से। जब जब इलेक्ट्रॉन किससे निकलेगा? ABMO से। या जब जब इलेक्ट्रॉन BMO में आएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। या उल्टा बोलें कि जब जब इलेक्ट्रॉन ABMO में आएगा, क्या बोल रहा हूँ कि जब जब इलेक्ट्रॉन ABMO में आएगा तो उसकी एनर्जी न्यूक्लियस से दूर होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी कि नहीं? तो यही वजह है कि जरा बताओ यहाँ इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में आ रहा है? जरा बताओ कौन से ऑर्बिटल में आ रहा है यहाँ इलेक्ट्रॉन? ABMO में। तो जब जब इलेक्ट्रॉन ABMO में आएगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। किसकी डिक्रीज होगी? ये वाला जो ग्रुप है कार्बोनिल, इसकी डिक्रीज होगी ना। समझ में आता है ये चीज़? तो अगर स्टेबिलिटी डिक्रीज हुई तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर जाएगी ना, तभी तो उसको तोड़ना आसान होगा। तो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ देखिए हिट कैसे करेंगे प्रॉब्लम, ये चीज़ इतनी समझ में आई कि नहीं? अब हम की क्या है कि हमारी प्रॉब्लम सारी शॉर्ट आउट हो जाए, हम कहीं रुके नहीं। ठीक है, चलिए
अगर सिनर्जिक बॉन्डिंग बढ़ रही है, सिनर्जिक बॉन्डिंग का मीन समझ गए ना, साइमल्टेनियसली जो बॉन्डिंग हो रही है, तो ये तो होगी कॉमन है। इसका मीन जब जब ये बॉन्डिंग बढ़ेगी, बैक बॉन्डिंग, ठीक है, तो तब क्या होगा कि मेटल और कार्बन के बिटवीन बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। यही तो है, क्या बढ़ेगा? बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। तो इसका मीन्स बॉन्ड लेंथ घटेगा, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी किसके बिटवीन? एम और सी के। बट यहाँ देखो दूसरा पार्ट में इसको ये कर लेता हूँ, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ अगर हम देखें सी ओ के बिटवीन क्या हो रहा है, तो जरा बताओ, अगर ये बॉन्डिंग बढ़ी, बैक बॉन्डिंग बढ़ी या सिनर्जिक बॉन्डिंग बढ़ी, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आएंगे किसमें? ABMO में। बोलो भाई, ये बॉन्डिंग अगर ज़्यादा बढ़ेगी तो जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो किस में आ रहे हैं? ABMO में आ रहे हैं। तो ABMO में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा तो इस ग्रुप का स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा, और स्टेबिलिटी तभी डिक्रीज कर सकता है जब इसका बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा और बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा। अगर ज्यादा है तो 14 बॉन्ड से ज्यादा है, वही तो बता रहा हूं कि मान लीजिए अगर ये बॉन्डिंग ज्यादा चलेगा तो ABMO में इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे, तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, स्टेबिलिटी कम होगी तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी और बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा। तो अब समझना कैसा है, ये देखो कि यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो यहाँ घट रहा है, यहाँ का बॉन्ड लेंथ कम हो रहा है तो यहाँ इंक्रीज हो रहा है, 22 वर्ष। क्लियर है भाई ये चीज? ये डायग्राम बना लो, इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चंस यहाँ से कैसे पूछे जाएंगे वो हम डिस्कस कर। तो अगर हम इसका डायग्राम देखें, जरा देखना भाई, ये मेटल है, ठीक, हो क्या रहा है जरा देखना। ये तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा जिसको मैं सिग्मा से रिप्रेजेंट कर दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, समझाना चाह रहा हूँ इसलिए सिग्मा से कर रहा हूँ। अब एक्चुअली क्या हो रहा है, ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्डिंग, है ना, अगर मान लीजिए सिनर्जिक बॉन्डिंग ना होती, ये कोऑर्डिनेट और ये एज इट इज सेम रहता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए हम इसमें अगर सिनर्जिक बॉन्डिंग के कंसेप्ट को साइड कर दें, जबकि कंसेप्ट तो आएगा सिनर्जिक का, क्योंकि इसके पास पैकेंट ऑर्बिटल है, तो सिनर्जिक का कंसेप्ट आप साइड नहीं कर सकते, बस समझाने के लिए कर रहा हूँ कि अगर मान लीजिए ऐसा मान लें कि ये सिनर्जिक बॉन्डिंग का कंसेप्ट हमने साइड कर दिया, तो जो LP था इसके कौन से ऑर्बिटल में था? ABMO में था कि नहीं? तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया और खुद किस में आ गया? कैटाइनिक फॉर्म में आ गया कि नहीं? यही होगा। और इसने चूंकि इलेक्ट्रॉन ले लिए, ये किस फॉर्म में आ गया? एनाइनिक। अभी भी न्यूट्रल है, पहले भी न्यूट्रल था। और मैं इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और C डबल बॉन्ड O, वो चीज़ अंडरस्टूड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस में? कोवेलेंट में। यही तो फॉर्मल चार्ज भी कैरी करेगा, बताएं आपको। तो अब यहाँ इंपॉर्टेंस है, अगर मैंने हटा दिया ये कंसेप्ट सिनर्जिक का, तो अब इसमें प्योरली क्या हो रहा है जरा देखो। प्योरली ये हो रहा है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके गए, कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल कर गए? ABMO से। तो इसका मीन्स इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई, समझ रहा? अरे ABMO से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ा कर जाएंगे, और आएंगे तो स्टेबिलिटी घटा देंगे,
क्योंकि ABMO जो सेंटर है न्यूक्लियस है उससे डिस्टेंस पर होता है ना ये इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होते हैं, तो एनर्जी ज़्यादा होती है तो स्टेबिलिटी कम होगी। समझते रहे ना, क्लियर ये चीज़। तो जरा कॉमन सेंस लगाओ यार। कॉमन सेंस क्या है कि एक तो मेरे पास न्यूट्रल क्या हो, एक तो न्यूट्रल CO हो और दूसरा मेरे पास हो कैटाइनिक COO। इन दोनों में डिफरेंस समझ रहे हो क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ एक लॉन पेयर है। लॉन पेयर किस में रखा हुआ है? ABMO में। क्लियर है? और इसका मीनिंग ये है कि जो ABMO में लॉन पेयर रखा हुआ था इसने डोनेट कर दिया। तो इन दोनों की अगर मैं स्टेबिलिटी कंपेयर कर रहा हूँ सिर्फ अलग आइसोलेटेड फॉर्म में, अब ये किसी के साथ बॉन्ड में नहीं है, समझ ना, आइसोलेटेड फॉर्म में अगर मैं देखूँ तो अंडरस्टूड है इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। क्यों स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी? बिकॉज न्यूट्रल में ABMO में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भाई ज़्यादा हैं। अब इसने इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकाले? ABMO से निकाले, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन किस में बढ़ जाएंगे? BMO में। तो यहाँ BMO में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। अरे ABMO में चले गए तो BMO में बढ़ गए। या उल्टा सोच लो कि यहाँ ABMO में इलेक्ट्रॉन कम है, तो इन दोनों में स्टेबिलिटी क्या इसकी ज़्यादा होगी कि नहीं? तो अगर हम न्यूट्रल में देखें, न्यूट्रल में हमको साफ नज़र आता है इन्हें आइसोलेटेड फॉर्म, जब भी किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, सेपरेट पड़ा है, तो उसमें अगर हम बॉन्ड ऑर्डर देखें तो बिल्कुल साफ नज़र आता है 3 है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर बता चुका हूँ क्या होता है, कनेक्टिविटी है दो एटम के बिटवीन। तो कितनी कनेक्टिविटी है? 3। और आप शॉर्ट से भी जा सकते हैं, 8 से 14 वही आ गया। शॉर्ट लिखाए थे ना आपको कि 14, 13 और 12, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना है? 3। अब समझो कॉमन सेंस लगाओ। कॉमन सेंस ये है कि मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर प्रेडिक्ट करना चाह रहा हूँ कि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है। एम्स में आया हुआ क्वेश्चन से कि उनने पूछा था बताओ किसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा, तो बच्चों को तो ये लगता है ये भी 3 वो भी 3, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल, लेकिन गलत। अब अगर हम यहाँ से देखें तो अंडरस्टूड है यार इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। यस सर। ये ज़्यादा स्टेबल है तो अंडरस्टूड है यहाँ जो बॉन्डिंग है वो इंक्रीज कर गई। जी सर। स्टेबिलिटी ज़्यादा है ना, तो यही वजह है कि इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आता है प्रैक्टिकली वो कितना आता है? 3.5 होना चाहिए कि नहीं? इसका बॉन्ड ऑर्डर इससे ज़्यादा होना चाहिए कि नहीं? इसका बॉन्ड लेंथ इससे ज़्यादा होना चाहिए कि नहीं? इसकी स्टेबिलिटी कम और इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए कि नहीं? बोलो भाई। तो अगर हम बॉन्ड ऑर्डर देखें तो किसका ज़्यादा है? प्लस का। किससे? न्यूट्रल से। क्या रीज़न समझ में आया ऐसा क्यों हो जाता है? अब हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अब हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग को भी। अब समझना कौन सा कंसेप्ट ला रहा हूँ यहाँ, सिनर्जिक बॉन्डिंग वाला भी मर्ज कर रहा हूँ। ये तो मैं समझाने के लिए सेपरेट करके दिखाया था सिर्फ। अब क्या हो रहा है जरा बताओ। जिसके इसके पास जो लॉन पेयर थे इसने डोनेट कर दिए और इनने एक्सेप्ट कर लिए, बट अभी भी इसके पास 2 वैकेंट ऑर्बिटल बचे हैं, एंटी बॉन्डिंग वाले तो बचे हैं। ठीक है, अब जरा देखो ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गया कि नहीं? पहले से भी इलेक्ट्रॉन है और अब इसने जैसे इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किए तो इस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ी, तो साइमल्टेनियसली इसके वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का फ्लो कराने लगेगा कि नहीं? तो अब जरा बताओ यहाँ किस में इलेक्ट्रॉन आने लगे? ABMO में। अगर ABMO में इलेक्ट्रॉन आने लगे तो क्या ABMO में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे कि नहीं? तो इस पूरे कंपाउंड की स्टेबिलिटी घटेगी कि नहीं? और ये भी तो एक टाइप की बॉन्डिंग है ना, बट कौन सा टाइप की बॉन्डिंग है? पाई कोऑर्डिनेट टाइप की, और ये क्या है? सिग्मा कोऑर्डिनेट टाइप की। तो मान लीजिए अगर सिनर्ज बॉन्डिंग नहीं होती तो यहाँ प्योरली सिग्मा पाया जाता, लेकिन अब हो रही है सिनर्जिक बॉन्डिंग, तो क्या इसमें ये वाले कैरेक्टर डेवलप हो जाएंगे कि नहीं? कौन से वाले डेवलप मतलब कौन से? कि ये जो आपका सिंगल बॉन्ड होता था मेटल और लिगैंड के बिटवीन, अब ये पार्शियल डबल में जाने लगेगा। सर पार्शियल डबल ही करेगा? हाँ, पार्शियल डबल ही, मतलब बॉन्ड ऑर्डर तो इंक्रीज करेगा ना, तो उसको हम डबल बोलें कि पार्शियल डबल बोलें। ठीक है, ये एक सिर्फ समझाने के लिए है कि बॉन्डिंग यहाँ इंक्रीज कर रही है। ठीक, तो
तो अंडरस्टूड है यहाँ बॉन्डिंग क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, तो यहाँ बॉन्डिंग क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि स्टेबिलिटी डिक्रीज की है। तो इनका अगर मैं डायग्राम बनाना चाहूँ मिला जुला आफ्टर सिनर्जिक बॉन्डिंग, तो देखो हो क्या रहा है, ये तो बनता ही प्योरली, ये तो होना ही था प्योरली। अब क्या हो रहा है, ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्डिंग यहाँ नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीज करेगा, जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, यहाँ बॉन्डिंग इंक्रीज करेगी, और यहाँ क्या होगा जरा बताओ, यहाँ बॉन्डिंग डिक्रीज करेगी, जिसको मैं ऐसा दिखा रहा हूँ। बोलो ये समझ में आया ना, जो मैं ये बना दिया, इसको मैं प्लस से दिखा दूँ, इसको मैं। तो यही वजह है कि ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्डिंग, तो हम लिख सकते हैं ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या हो रहा है, ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्डिंग देखो कि मेटल और कार्बन के बिटवीन जो बॉन्ड ऑर्डर है वो इंक्रीज कर रहा है, यही तो है, साफ नज़र आता है, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर रहा है। और अगर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर दिया तो आपको पता है बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर जाएगी, इनवर्स टू बॉन्ड ऑर्डर। दूसरे पार्ट में क्या हो रहा है, कौन से पार्ट की बात कर रहा हूँ, कार्बन और ऑक्सीजन के बिटवीन जो पार्ट है, इसमें क्या हो रहा है भाई, इसमें हो रहा है बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर रहा है। पहले 3 होता था, अब पार्शियल डबल की या पार्शियल 3 की तरफ शिफ्टेड है, समझ रहे हैं। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज किया तो अंडरस्टूड है बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि यहाँ आने वाले इलेक्ट्रॉन किस में आ रहे हैं, ABMO में आ रहे हैं। अगर ABMO में आ रहे हैं तो स्टेबिलिटी को कम कर देंगे, स्टेबिलिटी कम होगी तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा, तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर जाएगा। तो ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट, सिर्फ सिनर्जिक बॉन्डिंग के लिए, एक भी प्रॉब्लम आपकी रॉन्ग ना हो, ये सफिशिएंट है, सिर्फ ये सफिशिएंट है। के बीच में क्या क्या हो रहा है, तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज किया तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज किया, यहाँ क्या हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर रहा है तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर। अब हम ये देखें कि ये सिनर्जिक बॉन्डिंग कब कब बढ़ेगी, ये तो होना ही है, ये तो होना ही है ना, पहला बॉन्ड तो बनेगा ही, वो क्लासिकल भी बनाएगा, वो नॉन क्लासिकल भी बनाएगा। लेकिन सिनर्जिक बॉन्डिंग का कंसेप्ट कब आएगा, जब लिगैंड क्या हो, वैकेंट ऑर्बिटल रखता हो या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जरूरी नहीं कि क्या रखता हो, पाई ABMO रखता हो, ये डी ऑर्बिटल भी रख सकता है, तब भी सिनर्जिक बॉन्डिंग तो चलेगा, समझ रहे हैं। तो फिर उस केस में कैसे सोचेंगे, ठीक है। आओ जरा देखें, अगर हम ये देख रहे हैं कि ये कैसा अफेक्टेड करेगी, ये कैसे अफेक्टेड करेगी, तो जरा बताओ यार। ये सिनर्जिक बॉन्डिंग हम 2 चीज़ों से डिसाइड कर रहे हैं। एक चीज़ से ये डिसाइड कर रहे हैं कि इसकी डोनर टेंडेंसी कितनी अच्छी है लिगैंड की, ये जितना अच्छा डोनर होगा तो इस सेंट्रल मेटल एटम को उतना ही इलेक्ट्रॉन रिच बनाएगा, तो अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्स होगी, तो ये बैक बॉन्डिंग भी मैक्स करेगा। या मैं बोलूँ कि अगर इसकी डोनर टेंडेंसी बहुत गुड होगी तो तब क्या बनेगी, सिनर्जिक बॉन्डिंग ज़्यादा होगा, और जब सिनर्जिक बॉन्डिंग ज़्यादा होगा तो ये बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता चला जाएगा, इनके बिटवीन स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी, तो ये उतनी घटती चली जाएगी। तो सिनर्जिक बॉन्डिंग सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों से डिसाइड हो रहा है, इसकी डोनर टेंडेंसी, और अगेन मैं फिर से बोलूँ, फिर से इसकी डोनर टेंडेंसी, या उल्टा सोचे कि इसकी एक्सेप्टिंग टेंडेंसी और इसकी डोनर टेंडेंसी, तब भी तो सही है, समझ रहे हैं। मतलब नेचर ऑफ लिगैंड और दूसरा नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, ये कितनी एफिशिएंसी के साथ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कराता है और वो कितना इजीली उन इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। ये अगर मान लीजिए इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल ज़्यादा नंबर में है या हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इसे तो चाहिए ना इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन रिच है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये अच्छा डोनर, ये अच्छा एक्सेप्टर, तो ये बॉन्डिंग ज़्यादा चलेगी। अगर ये बॉन्डिंग ज़्यादा चलेगी तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा, ये वाला कौन सा, कार्बन और मेटल के बिटवीन, समझ रहे हैं ये चीज़। जैसा हम एक क्वेश्चंस ले रहे हैं, देखो क्वेश्चंस कैसा आएंगे, क्वेश्चंस कैसा आएंगे वो हम डिसाइड कर रहे हैं। सिनर्जिक बॉन्डिंग क्लियर है,
तो यहाँ से क्वेश्चंस रॉन्ग नहीं होना चाहिए अब, ठीक है। जैसे देखो एक क्वेश्चंस ले रहे हैं, हमने बोला कि इन ए सेपरेट CO कार्बोनिल। क्वेश्चंस क्या है कि इन ए सेपरेट कार्बोनिल, उसने बोला कि डिस्टेंस बिटवीन कार्बन और ऑक्सीजन, डिस्टेंस मीन्स बॉन्ड लेंथ, बिटवीन कार्बन टू ऑक्सीजन इज 1.128 एंगस्ट्रम। ये बोलती है उसने कि जब आपका कार्बोनिल आइसोलेटेड फॉर्म में रखा हुआ है तो इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है कार्बन और ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ है वो कितना है 1.128 एंगस्ट्रम। तो बोला कि प्रिडिक्ट द अगेन बॉन्ड लेंथ between COO in the complex। समझ में आ गया क्वेश्चंस? आइसोलेटेड में गिवन है और इस कॉम्प्लेक्स में पूछ लिया कि अब बताओ क्या होगी। तो बच्चा ये सोचता कि पहले भी 3 बॉन्ड थे, अभी भी 3 बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ नहीं बदली, लेकिन यहाँ कंसेप्ट कौन सा पैदा हो जाएगा, सिनर्जिक बॉन्डिंग लग जाएगी कि नहीं ऑटोमेटिकली। यही तो हम पढ़ाए थे अभी, बिकॉज ये डोनर है और इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और इसके कौन से वैकेंट ऑर्बिटल है पाई, तो ये बॉन्डिंग साइमल्टेनियसली चलेगी कि नहीं। अब वो यहाँ से ऑप्शन बनाएगा, ऑप्शन से नंबर फर्स्ट, पहला ऑप्शन ही होगा 1.128 एंगस्ट्रम, बिकॉज ऑफ बच्चा इसी को टिक करके आएगा। क्लियर? दूसरा देख रहे हैं 1.500 एंगस्ट्रम। थर्ड देख रहे हैं 1.118 एंगस्ट्रम। फोर्थ देख रहे हैं 1.150 एंगस्ट्रम। अगर बच्चे को कंसेप्ट समझ में आता सिनर्जिक बॉन्डिंग का तो आसान है क्वेश्चंस डील करना। देखो कैसे आसान है। अगर हम आइसोलेटेड में देखें तो आइसोलेटेड में इसका प्योर बॉन्ड ऑर्डर हम लिखाए हैं 3 है कि नहीं, और उस बिहाफ पर बॉन्ड लेंथ ये है। अब जरा बताओ अगर मैं इसकी सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी कि नहीं, कैसे होगी ये देख लो। ये सिग्मा कोऑर्डिनेट बनाएगा, ठीक है, यही चीज़ है ना भाई। अब कैसे होगी, अगेन इसमें ये वाले कैरेक्टर डेवलप होंगे तो इसमें ये रिड्यूस हो रहे होंगे। यही तो बताया हूँ, सिनर्जिक बॉन्डिंग से क्या होता है हमेशा यहाँ बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, वो चीज़ मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ, और यहाँ बॉन्ड ऑर्डर अंडरस्टूड है घट जाएगा। यही है ना भाई। तो अगर हम यहाँ बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा तो बॉन्ड लेंथ यहाँ घटा, और यहाँ बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया कम, तो यहाँ बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा इंक्रीज। तो जरा बताओ जब ये आइसोलेटेड फॉर्म में है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होता था, अब 3 से कम होगा ना ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्डिंग। ठीक है, अब जरा बताओ ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें डाल रहे हैं, ABMO में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, स्टेबिलिटी कम हो रही है तो बॉन्ड ऑर्डर कम होगा और बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। क्लियर? तो जरा बताओ अगर मैं ऑप्शन से इसको मैच करूं तो मैं ऐसा ना ऑप्शन देखूंगा जिसमें ये जो क्या है डिस्टेंस है या जो बॉन्ड लेंथ है वो डाटा इससे ज़्यादा हो। क्लियर है? तो इसको तो हम वैसे ही कट कर दिए, बराबर हो नहीं सकता। बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ अफेक्ट करेगी ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्डिंग। अगर सिनर्जिक बॉन्डिंग ज़्यादा हो रहा है तो कौन सा बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, मेटल और कार्बन के बिटवीन, तो ये घटेगा। कौन सी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, कार्बन और ऑक्सीजन वाली, कौन सी घटेगी, मेटल और कार्बन वाली। वो ऐसे बहुत घुमाएगा कि बताओ शॉर्टर डिस्टेंस कौन सी है, लॉन्गर डिस्टेंस कौन सी है। तो भाई ये तो ऑप्शन गया नहीं और ये भी नहीं जाएगा, कम भी नहीं होगी, बढ़ा हुआ डाटा देखेंगे। अब 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें डाटा इंक्रीज किया हुआ, यहीं फंसेंगे फिर। यही है ना भाई कि ये भी बड़ा है ये भी बड़ा है। अब अंडरस्टूड है, एक ट्रिक बता रहा हूँ, जब भी डेसिमल हो तो डेसिमल के बाद 1 यूनिट एज इट इज़ रहने दो, वो चेंज नहीं होगी। हमेशा चेंज कहाँ आते हैं, सेकंड यूनिट पर। किस पर आते हैं, सेकंड यूनिट पर। तो आंसर फिर ये भी नहीं गया, आंसर क्या चला जाएगा 4। और वैसे उतनी नहीं बढ़ेगी, स्लाइटली बढ़ेगी। अंडरस्टूड है ना।
लेकिन फिर भी ट्रिक अपनी काम करेगी। डेसिमल के बाद एक यूनिट ऐसी रहने दो, जो सेकंड यूनिट है उस पर चेंज आता है। सर ये पांचों कार्बन पांचों लिगेंड्स ना, हाँ जितने लिगैंड है वो सब ऐसे करेंगे ना, सभी में तो ऐसा होगा भाई। समझ रहे हो कैसे क्वेश्चंस पूछेगा? जैसे अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, उसने बोल दिया कि मेटल और कार्बन के बिटवीन, क्या बोला उसने? मेटल और कार्बन के बिटवीन, ऐसा बोल देगा कि डिस्टेंस बिटवीन मेटल एंड कार्बन या बॉन्ड लेंथ बिटवीन मेटल एंड कार्बन इज शॉर्टर या लॉन्गेस्ट बोल देगा, लॉन्गेस्ट या फिर क्या बोलेगा? शॉर्टर। ठीक है भाई, कोई भी या तो लॉन्गेस्ट का क्वेश्चन से जाएगा या शॉर्टर का आ जाएगा, है ना। समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सिर्फ कैसे। इन एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, गिवन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको होंगे और पूछेगा कि बताओ इसमें मेटल और कार्बन के बिटवीन जो बॉन्ड लेंथ है वो मैक्सिमम कहाँ है या मिनिमम कहाँ। ऑप्शन नंबर जैसे मैंने फर्स्ट लिया MnCO का होल 5 और इस पर मैंने चार्ज लिया -5। सेकेंड इज मैंने लिया NiCO का होल 4 और न्यूट्रल ले लिया। थर्ड मैंने लिया वेनेडियम CO का होल 6, चार्ज न्यूट्रल ले लिया। फोर्थ लिया क्रोमियम CO का होल 6, न्यूट्रल ले लिया। बोलो भाई क्या टिक करोगे? देखो अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें, इस पर चार्ज 0, इस पर चार्ज 0, इस पर चार्ज 0, बट ये तो एनाइनिक हो गया है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच ज़्यादा है। अगर इलेक्ट्रॉन रिच ज़्यादा है तो बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, समझना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो देखनी है मुझे, नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अंडरस्टूड है। अगर मैं मैग्नीज की बात करूँ तो ये सब न्यूट्रल है ना भाई। अगर ये सब न्यूट्रल है, ये क्या है? एनाइनिक हो गया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ये बैक बॉन्डिंग ज़्यादा करेगा। अगर ये बैक बॉन्डिंग ज़्यादा करेगा तो इनके बिटवीन मेटल और कार्बन के बिटवीन बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो इन सभी गिवन कंपाउंड में सबसे कम बॉन्ड लेंथ किस में है? इसमें। तो शॉर्टर कर लेना क्वेश्चंस, इसको काट दे। समझ रहे हैं ना कैसे भाई क्वेश्चंस आएंगे? सर अगर इसमें लॉन्गेस्ट पूछा जाता तो? अब वो ऑप्शंस बनाएगा, जाहिर सी बात है। मान लिया अगर लॉन्गेस्ट का मुझे क्वेश्चंस करना है तो यहीं इसको मैं क्या कर दूँ? पॉजिटिव कर दूँ। समझ रहे हैं ना? तो अब क्या हो जाएगा? आंसर फिर ये जाएगा। समझ रहे हैं ना? इलेक्ट्रॉन क्या देखना है? रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्लियर यहाँ से? कुछ अच्छे एग्जाम्पल मैं ले लूँ। जैसा चलिए एक एग्जाम्पल यही मैं रिपीट कर रहा हूँ। क्या लिया था हमने? MnCO का होल 5 और चार्ज मैंने लिया हुआ था -1। तो ये रटने नहीं है बैठ करके कंपाउंड, है ना, कि बॉन्ड ऑर्डर रट रहे हैं या बॉन्ड लेंथ रट रहे हैं, वो प्रिडिक्शन है। ठीक है, आप कैसे भी प्रॉब्लम आए डील कर सकते हो। वेनेडियम CO का होल 5 न्यूट्रल। चलिए आयरन CO का होल, ठीक ये लिया हुआ है। अब उसने पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, मेटल और कार्बन की बात कर रहा था। अब इसी में उसने क्या पूछ लिया? कार्बन और ऑक्सीजन के बारे में बात कर लिया। दो ही बात करेगा, मेटल और कार्बन, कार्बन या ऑक्सीजन। या तो बॉन्ड ऑर्डर की बात करेगा, या किसकी बात कर लेगा? स्टेबिलिटी की, या फिर किसकी बात कर लेगा? बॉन्ड लेंथ की। तो यहाँ से क्वेश्चन अपना यही है कि मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ गिवन, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बिटवीन CO, या कौन सा बॉन्ड जो CO का जो बॉन्ड है वो कौन सा लार्जेस्ट है। ठीक है, तो प्रिडिक्शन देखो, यहाँ बैक बॉन्डिंग ज़्यादा है तो ये बॉन्ड तो शॉर्टर हो जाएगा, तो ये ग्रेटर हो जाएगा। अरे समझ ना कॉमन सेंस। तो आंसर ये चला जाएगा कि नहीं? कब? जब वो क्या पूछ रहा हो? लार्जर बॉन्ड लेंथ बिटवीन CO इन गिवन कॉम्प्लेक्स। तो कैसे हिट कर रहे हैं?
ये बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि नेट चार्ज क्या है, माइनस है ना, तो इलेक्ट्रॉन रिच है। इलेक्ट्रॉन रिच है तो डोनर टेंडेंसी ज़्यादा होगी। डोनर टेंडेंसी ज़्यादा है तो ये बॉन्डिंग ज़्यादा चलेगी। ये बॉन्डिंग ज़्यादा चलेगी तो ज़्यादा ABMO में इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो ये क्या होने लगेगा, अनस्टेबल। अनस्टेबल तभी होगा जब कार्बन और ऑक्सीजन के बिटवीन बॉन्ड लेंथ बढ़े। तो इन सभी के कंपेयर में CO के बिटवीन बॉन्ड लेंथ यहाँ मैक्स होगी कि नहीं, क्योंकि यहाँ बैक बॉन्डिंग ज़्यादा है। यहाँ भी बैक बॉन्डिंग है बट उतनी बैक बॉन्डिंग नहीं है जितनी यहाँ है। तो अगर मैं सिनर्जिक बॉन्डिंग देखूँ तो सिनर्जिक बॉन्डिंग मैक्सिमम यहाँ। बोलो भाई, तो यही दो कंसेप्ट पूछेगा बस। हूँ आए हुए आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस हैं, वो लगा लेना, कैसे कैसे आंसर हैं, आंसर तक देखना, तो प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको और चीज़ें मजबूत हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। क्लियर? जैसे चलिए एक क्वेश्चंस मैं कर रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चंस है जिसमें बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। NiCO का होल 4, बहुत अच्छा क्वेश्चंस। इसको, इस कंपाउंड को मैं नाम दे दिया A। मैंने लिया NiCO का होल थ्राइज, तो साथ में लिगैंड लिया मैंने R3P। ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स है। इसको नाम दिया मैंने B, और एक कॉम्प्लेक्स मैंने लिया NiCO का होल थ्राइज, और ये लिया मैंने F3P। ये भी एक कॉम्प्लेक्स है, इसको नाम दे रहे हैं C। ठीक, तो यहाँ से मेरा क्वेश्चन ये है कि गिवन कंपाउंड में आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। एक तो इंक्रीजिंग ऑर्डर किसका लिखना है, बॉन्ड लेंथ बिटवीन मेटल एंड कार्बन। यहाँ मेटल क्या है, निकल और कार्बन के बिटवीन। समझ में आ गया? इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ ऑर्डर ऑफ, ठीक है, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर ऑफ बिटवीन कार्बन और निकल। सेकंड हम क्या देख रहे हैं कि अगेन इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ ऑर्डर बिटवीन कार्बन और ऑक्सीजन। दो क्वेश्चंस समझ में आता है? बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर आ गया तो बॉन्ड लेंथ भी आ जाएगा, कौन सा दिक्कत है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसको अच्छे से समझना है। क्वेश्चन समझ में आया? A, B और C गिवन कंपाउंड है। पहला क्वेश्चन है निकल और कार्बन के बिटवीन क्या देखना है, बॉन्ड लेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर गिवन कंपाउंड में। दूसरा है कार्बन और ऑक्सीजन के बिटवीन अगेन बॉन्ड लेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर, है ना, किसमें, गिवन कंपाउंड। तो अगर कॉम्प्लेक्स दिया है तो हमारे माइंड में आना चाहिए सिनर्जिक बॉन्डिंग डायरेक्ट। तो मुझे तो यही चेक करना है सिनर्जिक बॉन्डिंग कहाँ ज़्यादा है। जहाँ सिनर्जिक बॉन्डिंग ज़्यादा होगा मैं बोल दूंगा कि मेटल और कार्बन के बिटवीन बॉन्ड लेंथ कम होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बिटवीन ज़्यादा होगा। यही तो है, दो लाइन में ख़त्म है सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक बॉन्डिंग बढ़ेगी तो बॉन्ड ऑर्डर ये वाला बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, और यहाँ ABMO में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, स्टेबिलिटी कम होगी तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। ये है कंसेप्ट बस। अब यहाँ सारे लिगैंड एक्चुअली आइडेंटिकल नहीं हैं। उससे पहले जो मैं एग्जांपल लिया था सारे आइडेंटिकल थे ना, तो नेचर ऑफ लिगैंड तो सेम था। यहाँ तो नेचर ऑफ लिगैंड बदल गया, और नेचर ऑफ लिगैंड बदलेगा तो सिनर्जिक बॉन्डिंग को अफेक्ट करेगा, या नेचर ऑफ मेटल में बदलेगा तब भी क्या करेगा, सिनर्जिक बॉन्डिंग को अफेक्ट करेगा। बोलो भाई, यस। तो हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ कार्बोनिल है प्योरली, यहाँ कार्बोनिल के साथ एक लिगैंड ये है और एक लिगैंड ये है। चलिए देखो, चार्ज तो यहाँ भी ज़ीरो, चार्ज तो यहाँ भी ज़ीरो, चार्ज यहाँ भी, सारे न्यूट्रल लिगैंड है बिकॉज। समझ में आता? अब देखो यहाँ से आपको हिट कैसे करना है। पहले मैं इसको स्टडी कर रहा हूँ, इसको, ये तो कॉमन है ना, इसको मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है। कार्बोनिल सभी में सेम है तो उसको मुझे देखने की ज़रूरत नहीं, जो बचे हुए उसको देखने की ज़रूरत है। तो ये मैंने पहले ये ले रहा हूँ, क्या है आपके पास, फ्लोरीन, ये लिगेंड है, अलग से समझा रहा हूँ इसको, ठीक, ये लिगेंड यही है। अब जरा देखो, ये वाला लिगेंड भी किसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, सिनर्जिक बॉन्डिंग में, क्योंकि इसके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है। अब जरा बताओ, ड्यू टू हाई EN ये इससे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा। फ्लोरीन तो अपनी आदत से मजबूर है ना भाई,
बोलो। यस सर। ये सेंट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन लेगा ड्यू टू हाई ई एन, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव आते चले जाएंगे कि नहीं, और इस पर क्या आते चले जाएंगे, पार्शियल पॉजिटिव। यस, क्या ये वाला सेंटर ही एलपी डोनर होता था कि नहीं एज ए लिगैंड? यस सर। तो यहाँ से समझ में आता, यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि जो ये फॉस्फोरस के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन थे, वो कम हो गए इन द प्रेजेंस ऑफ साइड एटम ड्यू टू हाई EN। अब क्या इसकी डोनर टेंडेंसी कम हुई कि नहीं? जी सर। अगर इसकी डोनर टेंडेंसी कम हो गई, कौन सी वाली, इधर से इधर, बट जरा बताओ ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने लगा कि नहीं? यस सर। समझना। तो इसके एक्सेप्टिंग टेंडेंसी बढ़ गई। जी सर। और एक्सेप्टिंग तो बढ़ेगी किससे? किससे? मेटल से इस साइड, यस सर। बिकॉज ऑफ ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ तो ये सोर्स खोजने लगा, ठीक है कि भाई लाओ इलेक्ट्रॉन लाओ, तो फ्लोरीन के पास तो जा नहीं सकता क्योंकि फ्लोरीन तो इससे खींच लिया है पहले ही। जी सर। तो मेटल बैठा है, मेटल बोला घबराओ नहीं, हम दे देंगे। तो जैसे ही ये बैक बॉन्डिंग बढ़ी कि नहीं, तो इसमें बैक बॉन्डिंग मैक्स हो रही है, जबकि ये सभी में कॉमन है। मैं इससे डिसीजन नहीं ले रहा हूँ, समझ, ये सभी में कॉमन है। ठीक, अब हम स्कोर चेक कर लें कि भाई तुम क्या कर रहे हो। अपने पास है ये ग्रुप है R, ये R, थोड़ा यहाँ ऑर्गेनिक का कंसेप्ट है, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट अगर आप पढ़े हों या जानते हों तो मैं बता देता हूँ। इंडक्टिव इफेक्ट 2 टाइप का होता है, डोनर और एक्सेप्टर, प्लस आई और माइनस आई। ये प्लस आई शो करेगा तो ये यूनिट इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करती है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का। अगर ये क्या लगा रही है, प्लस आई इफेक्ट, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगी सारी की सारी यूनिट, तो इस पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन रिच होने लगा सेंटर। तो जरा बताओ ये इलेक्ट्रॉन रिच होने लगा तो इसकी एक्सेप्टिंग टेंडेंसी कम होगी कि नहीं? यस सर। जबकि बैक बॉन्डिंग में तो पार्टिसिपेट करेगा बिकॉज वैकेंट ऑर्बिटल है, इसमें भी वैकेंट ऑर्बिटल है। लेकिन जरा बताओ ये वाला सेंटर हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि नहीं? तो ये चाहेगा हमको इलेक्ट्रॉन जल्दी मिलें और ये चाहेगा हमको इलेक्ट्रॉन ना मिलें, क्योंकि इसका साइड एटम इसकी हेल्प कर रहा है, और यहाँ ऐसा नहीं हो रहा, इसका साइड एटम ही इसको गरीब कर रहा है। इसीलिए वो बैक। तो इन दोनों में अगर मैं सिनर्जिक देखूं तो सिनर्जिक सबसे ज़्यादा है यहाँ। अरे होगा कि नहीं? यस सर। क्यों? क्योंकि ये बैक बॉन्डिंग ज़्यादा चलेगी कि नहीं, मेटल इसको ज़्यादा क्या करेगा, डोनेट करेगा। बट वही मेटल अगर इसको इलेक्ट्रॉन देना भी चाहे, वही मेटल तो सेम है ना, और उसकी एफिशिएंसी भी सेम है, जो डोनेटिंग टेंडेंसी है सभी में मेटल की सेम कि नहीं। तो ये अगर उसी एफिशिएंसी से इसको इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा तो ड्यू टू रिपल्शन ये बोलेगा हम पहले से इलेक्ट्रॉन रिच है, तुम्हारे इलेक्ट्रॉन हमको नहीं चाहिए भाई। तो इसका मीन्स ये बॉन्डिंग स्लो हो जाएगी, कम हो जाएगी। बट ये बोलेगा कि हमें तुम्हारी ज़रूरत है भाई, सप्लाई करो इलेक्ट्रॉन की, जल्दी जल्दी करो, यस लो ले जाओ। तो इन दोनों में बैक बॉन्डिंग यहाँ ज़्यादा है कि नहीं, ये सिनर्जिक बॉन्डिंग यहाँ ज़्यादा है कि नहीं? यस। अगर सिनर्जिक बॉन्डिंग यहाँ ज़्यादा है तो ये बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा और ये बॉन्ड ऑर्डर कम होगा कि नहीं? अगर ये बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो ये बॉन्ड लेंथ कम होगी, ये बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी। इन दोनों में कंपेयर कर रहा हूँ, एक कंपाउंड ये, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं, सारे कार्बोनिल है, तो ये बीच में आ रहा होगा, और बीच में ही आएगा ना। तो अगर मैं मिनिमम देखूं, मिनिमम सिनर्जिक बॉन्डिंग कहाँ हुई, इसमें, मैक्सिमम किस में हुई, इसमें, तो ये बीच में आ गया, बिकॉज ऐसा कुछ है ही नहीं मिनिमम और मैक्सिमम वाला। क्योंकि यहाँ तो रिपल्शंस मिल रहा, यहाँ अट्रैक्शंस मिल रहा, ये न्यूट्रल का न्यूट्रल, ना इसके पास अट्रैक्शंस है ना रिपल्शन है। तो ऑर्डर अरेंज कर लोगे। पहले मैं देख रहा हूँ सिनर्जिक बॉन्डिंग का ऑर्डर कहाँ मैक्स, तो सबसे ज़्यादा मैक्स यहाँ होगा, मतलब ये कौन सा कंपाउंड था, सी। तो सिनर्जिक बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा है सी में, क्लियर, ये तो साफ नज़र आता। उसके बाद है ए में, बोलो बीच में, और सबसे कम सिनर्जिक बॉन्डिंग ड्यू टू रिपल्शन, जहाँ इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है वो किस में, बी। ये ऑर्डर किसका है, सिनर्जिक बॉन्डिंग का। किस सिनर्जिक बॉन्डिंग मैक्स कहाँ है? चलो क्या क्वेश्चन था, पूछा है कि डिस्टेंस बिटवीन मेटल और कार्बन का हमको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ कहाँ है, मतलब कौन सी बॉन्ड लेंथ के चेक कर रहे हैं, मेटल और कार्बन, निकल और कार्बन के बीच, ये देख रहे हैं बॉन्ड लेंथ कहाँ ज़्यादा है। चलिए सिनर्जिक बॉन्डिंग ज़्यादा है
तो बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, तो बॉन्ड लेंथ कम है। तो सबसे कम C, उसके बाद A और सबसे ज़्यादा उल्टा कर दो। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या आ गया, बॉन्ड लेंथ बिटवीन मेटल और कार्बन, बोले तो निकल और कार्बन के बिटवीन। दूसरा क्या बोला हुआ है, आओ समझते हैं। दूसरा बोला हुआ है बॉन्ड लेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन और ऑक्सीजन। ये भी देख लो भाई। तो अगर सिनर्जिक बॉन्डिंग का कंसेप्ट क्लियर है तो कुछ भी पूछ ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिनर्जिक बॉन्डिंग इसमें ज़्यादा है, तो मेटल कार्बन के बिटवीन बॉन्डिंग ज़्यादा है तो बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है। इसका मीन्स ABMO में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ABMO में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तो स्टेबिलिटी कम, किसकी, CO की स्टेबिलिटी कम, तो CO की बॉन्ड लेंथ मैक्स। तो इसका मीन्स इस बार बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम किस में आ रही है, कार्बन में, और सबसे कम इस बार किस में आएगी, तो वो तो होना ही था, एक दूसरे के वाइस वर्सा है। तो अगर ये वाला अरेंज कर लिया तो इसका एकदम क्या कर देते हम, रिवर्स कर देते। तो बॉन्ड लेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन और ऑक्सीजन का ये ऑर्डर होगा। समझ में आता? बहुत अच्छा एग्जाम्पल, सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे आई थिंक शायद कि सिनर्जिक बॉन्डिंग का एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो सिनर्जिक बॉन्डिंग सिर्फ 5 मिनट में ख़त्म है। साइमल्टेनियसली बॉन्डिंग होगी। लिगैंड कौन सा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, है ना। अब कोई भी ऑर्बिटल हो सकता है, ठीक है। ये इधर डोनेट कर रहा है तो अगेन ये बैक डोनेट कर रहा है, वो इसी बैक डोनेशन को हम क्या बोल रहे हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है वो पाई टाइप का है, ये सिग्मा टाइप का है। ये सिनर्जिक बॉन्डिंग बढ़ेगी तो ये बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, तो बॉन्ड लेंथ कम होगी और इलेक्ट्रॉन किस में ज़्यादा आएंगे, ABMO में। तो ये जो कार्बोनिल या लिगैंड वाला पार्ट है इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी जब कार्बोनिल है लिगैंड आपका। तो 2 पार्ट हो गए, एक तो मेटल कार्बन हो गया, एक कार्बन और ऑक्सीजन हो गया। तो ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या बढ़ेगी, मेटल कार्बन की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ये स्ट्रेंथ कम होगी। स्ट्रेंथ बढ़ी मतलब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा, बॉन्ड लेंथ घट गई मतलब बॉन्ड ऑर्डर कम हुआ तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गई। ये है बस कंसेप्ट। चलिए आगे हम देख रहे हैं, आगे लिखेंगे भाई बर्नर थ्योरी। सिनर्जिक बॉन्डिंग कंप्लीट है अपना, अब हम देख रहे हैं बर्नर थ्योरी। अच्छे से समझना भाई। एक साइंटिस्ट था बर्नर, तो वो किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पर स्टडी कर रहा था और स्टडी के दौरान जो उसने पाया उसी ने उसको हाईलाइट करके प्रिंटेड करा दिया, उसी को हम स्टडी कर रहे हैं बर्नर थ्योरी के नाम से। तो बर्नर थ्योरी में जैसे मैं एक कंपाउंड लेकर के बात करूं तो देखिए किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल नहीं किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के पास बर्नर के अकॉर्डिंग 2 टाइप की बैलेंसी होती है, जिसने उसको नाम दिया है, एक तो दिया है प्राइमरी बैलेंसी और सेकेंडरी बैलेंसी। प्राइमरी बैलेंसी और सेकेंडरी बैलेंसी के नाम से उसने पाया। जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास ये कोई कंपाउंड है, मैंने लिया कि CrCl3 और 6H2O। फॉर एग्जांपल उसकी स्टडी इस पर थी, तो उसने देखा कि यार यहाँ जो वाटर है या जो क्लोरीन है, ठीक है, और ये जो सेंट्रल मेटल एटम से कनेक्टेड हैं, तो इनका बिहेवियर कुछ का सेम है तो कुछ का अलग अलग है। तो इसी बिहेवियर को समझाने के लिए उसने 2 कंसेप्ट यहाँ से जनरेट कर दिए। एक को किस बिहाफ पे समझाया, प्राइमरी बैलेंस के बिहाफ पर, दूसरे को सेकेंडरी बैलेंसी के बिहाफ पर समझा दिया। अब जरा इसमें पॉइंट लिख लें कि प्राइमरी बैलेंसी क्या होती है, थोड़े थोड़े पॉइंट लिख लें, है ना। बाकी अपना पर्पस तो सिर्फ क्या है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, कि आपके नीट में तो क्वेश्चंस ही आएंगे, थ्योरी का कोई मतलब है नहीं, बट थोड़ी सी थ्योरी क्लियर कर लें जो अपना लिए नीडेड है, बट क्वेश्चंस प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। तो इसमें लिख सकते हैं प्राइमरी बैलेंसी इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ
सेंट्रल मेटल एट इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। ये किसके बराबर हो जाएगी? सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर। तो जब भी गिवन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आपको प्राइमरी वैलेंसी चेकआउट करना है तो क्या निकालेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट। और सेकेंडरी वैलेंसी चेकआउट करना है तो क्या निकालोगे? कोऑर्डिनेशन नंबर, जो हम पढ़ चुके हैं निकालना। ठीक है, यहाँ से कोई क्लियर? अब जरा बताओ यार, ऑक्सीडेशन स्टेट में है कोई मेटल तो वो प्लस में होगी ना जनरली, तो ये जो सेटिस्फाई होगी वो किससे होगी? एनायन से हो जाएगी। और यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं जरा बताओ? कोऑर्डिनेशन नंबर, तो ये किससे सेटिस्फाई हो जाएगी? लिगैंड से हो जाएगी। तो रटने की जरूरत नहीं है, ये लिखेंगे कि प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड विद एनायन। और इसमें क्या लिख लेंगे कि सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड विद लिगैंड। क्लियर है? अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे, अगर ये आयन में जारी है तो क्या होगी? आयोनाइज्ड होगी। तो लिख लेंगे प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइज्ड। ये क्या होगी? नॉन आयोनाइज्ड होगी, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स के अंदर रहेगी। अंडरस्टूड है यार? ठीक है। अगर ये आयोनाइज्ड हो गई तो जो आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसकी ज्योमेट्री या उसकी शेप को निर्धारित नहीं करेगी, डिटरमाइन नहीं करेगी। कैसे करेगी? तुम ही बता दो, वो तो आयोनाइज्ड हो गई ना। और ये पार्टिसिपेट करेगी किसी गिवन मॉलिक्यूल्स या कॉम्प्लेक्स की शेप या ज्योमेट्री में, ये पार्टिसिपेट करेगी। तो इसका मीनिंग ये क्या हो जाएगी? नॉन डायरेक्शनल। और ये क्या हो जाएगी? डायरेक्शनल हो जाएगी। यही तो है। तो इसमें लिखेंगे इट इज़ ए नॉन डायरेक्शनल, ये क्या हो जाएगी? डायरेक्शनल हो जाएगी। अगर ये नॉन डायरेक्शनल है तो नॉट यूज्ड टू डिफाइन शेप। और ये क्या होगी? यस, यूज्ड इन डिफाइन टू शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स। समझ में आ गया? ये इसके पॉइंट। ऑब्वियसली अब देखो, फॉर एग्जांपल मान लीजिए अपने पास कोऑर्डिनेशंस नंबर 2 है ना, हम उसकी शेप की बात कर रहे हैं थोड़ा सा। अगर कोऑर्डिनेशंस नंबर 2 है तो हम जो शेप बना सकते हैं वो जनरली क्या बना सकते हैं? लीनियर सोच सकते हैं। ये मेटल है, एक लिगैंड इधर से आएगा और एक लिगैंड इधर से आएगा। इनके बिटवीन क्या होने चाहिए? मिनिमम रिपल्शन होने चाहिए। चीज़ थोड़ी बदलेगी जो हम किस में पढ़ हैं? केमिकल बॉन्डिंग में। भाई ये इलेक्ट्रॉन पेयर ही तो हैं। तो इलेक्ट्रॉन पेयर अपने इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को ऐसे देगा कि इनके बिटवीन रिपल्शंस मिनिमम हो ना। और वो मिनिमम तभी हो सकते हैं जब एक दूसरे के अपोजिशंस में हों। दो हैं तो दो अपोजिशंस में जा सकते हैं। जो हम वहाँ सीखा है ना केमिकल बॉन्डिंग में, वो सब यहाँ वैलिड होगा। ठीक, जैसे मान लीजिए अपने पास कोऑर्डिनेशंस नंबर 3 है तो इसमें हम क्या शेप सोच सकते हैं? यस। और कोऑर्डिनेशंस नंबर 4 है तो हम स्क्वायर सोच सकते हैं या फिर टेट्राहेड्रल सोच सकते हैं। और कोऑर्डिनेशंस नंबर 5 है तो क्या सोचते हैं? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये स्क्वायर पिरामिडल सोच सकते हैं। कोऑर्डिनेशंस नंबर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल सोच सकते हैं। वही तो है। तो अगला जो यहाँ हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, तो वो इसी को पढ़ रहे होंगे ना इनको, बट हमको अभी बर्नर थ्योरी पे हिट करना। तो इसका मीन्स जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो मॉलिक्यूल्स के शेप या ज्योमेट्री में पार्टिसिपेट करेगी, है ना। और पार्टिसिपेट क्यों कर रही है? क्योंकि वो किससे सेटिस्फाई हो रही है? लिगैंड से या कोऑर्डिनेशंस नंबर से। वो डायरेक्टेड है, ये नॉन डायरेक्टेड है। ठीक है, ये आयोनाइज्ड है, वो नॉन आयोनाइज्ड है। दूसरा, इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको? प्राइमरी वैलेंसी को, वो किससे करते हैं? डॉट डॉट से। ऐसा करते हैं इसको रिप्रेजेंट। और इसको सेकेंडरी वैलेंसी को एक शार्प लाइन से, ऐसे रिप्रेजेंटेशन होगा अकॉर्डिंग टू बर्नर। अब हम एक मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देख रहे हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू बर्नर। तो हेडिंग डालेंगे वर्नर रिप्रेजेंटेशन। तो अपने पास है Cl का होल 3 डॉट 6H2O। इसका रिप्रेजेंटेशन हम देखना चाह रहे हैं अकॉर्डिंग टू बर्नर। चलिए
यहाँ हम देख रहे हैं प्राइमरी वैलेंसी। क्या देख रहे हैं? प्राइमरी वैलेंसी। और क्या देखेंगे? सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक, मान लीजिए मैंने ये कॉम्प्लेक्स बना दिया फॉर एग्जांपल CO और H2O का होल 6 और मैंने बाहर रख लिया क्लोरीन 3। ऐसे मैंने बनाया हुआ है कॉम्प्लेक्स। तो इस कॉम्प्लेक्स में, इस कंपाउंड में अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो कितना आ जाएगा? +3 आ जाएगा कि नहीं? यस सर। तो ये इसकी प्राइमरी वैलेंसी होगी। और इसकी सेकेंडरी वैलेंसी किसके इक्वल होगी? कोऑर्डिनेशंस नंबर के। और कोऑर्डिनेशंस नंबर कितना है? 6। तो इसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो हो गई 6। दूसरा, अगर हम यहाँ बात करें कि HG में इसको रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ तो देखना, ये सेंट्रल मेटल एटम है कोबाल्ट, +3 में रखा हुआ है, ऐसे ही तो है। प्राइमरी वैलेंसी कितनी है? 3, वो दिखा रहा हूँ। और ये प्राइमरी वैलेंसी वो होंगी जो आयोनाइज्ड होंगी। तो वाटर तो आयोनाइज्ड नहीं है, वो तो न्यूट्रल है। तो यहाँ प्राइमरी वैलेंसी में कौन है? क्लोरीन है। कितने क्लोरीन है? 3। तो मैं उन 3 क्लोरीन को दिखा रहा हूँ। देखो कैसा दिखाऊंगा? डॉट डॉट से। कैसा दिखाऊंगा? डॉट डॉट से। कैसा दिखाएंगे? डॉट डॉट से। ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है और ये क्लोरीन। तो प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई विद यानी एनानी तो है। समझ में आता? अब हम यहाँ देख रहे हैं सेकेंडरी वैलेंसी किसके बराबर है? कोऑर्डिनेशंस नंबर के। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? एक शार्प लाइन से। कितनी है ये? 6। ये क्या है आपका? H2O। किस में कंसिडर है? सेकेंडरी में। H2O किस में कंसिडर है? सेकेंडरी में। 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 और एक ये है किस में कंसिडर है? सेकेंडरी में। कितने H2 हैं? 6 हैं। और यहाँ 2 4 2 6। चलिए ये हम कर रहे हैं COH2 का होल 6 और Cl3। ठीक है भाई, इसको जरा नोट करेंगे फिर आगे देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चंस लिखेंगे यहाँ से। कि फॉर ए कॉम्प्लेक्स ये कर लेंगे CO NH3 का होल 6 और Cl3। कैलकुलेट द प्राइमरी एंड secondary balances is respectively। हाँ ठीक है, आराम से साफ नज़र आ रहा है। अब देखो इसी का मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। इसी कंपाउंड में अगर मैं कंपाउंड ऐसा लिख दूँ CO H2O का होल 5 और Cl, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ वो देखना, और Cl2। नंबर तो अभी भी चेंज नहीं हुआ, अभी भी प्राइमरी कितनी है? ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर, और सेकेंडरी किसकी है? कोऑर्डिनेशंस नंबर के बराबर, वो आगे अभी भी 6 है कोऑर्डिनेशंस नंबर। क्लियर? इवन अगर मैं कंपाउंड इतना लिख दूँ, ये दे दूँ, तो इसमें भी प्राइमरी कितनी है? 3 और सेकेंडरी 6 होगी। क्योंकि अभी मैं कुछ पॉइंट लिखाऊंगा आपको इम्पोर्टेंट। चलिए यहाँ से मैं देख रहा हुआ
उस कंपाउंड को। बट यहाँ रिप्रेजेंटेशंस देख रहे हैं इसका, देखो कोबाल्ट +3 में है। चलिए, प्राइमरी वैलेंसी कौन कौन सी है जो आयोनाइज्ड हो, वो मैं दिखा देता हूँ। ये प्राइमरी वैलेंसी है, ये प्राइमरी वैलेंसी है, और ये प्राइमरी वैलेंसी। क्लोरीन है, क्लोरीन है, ठीक, बोलो भाई। अब मैं दिखा रहा हूँ यहाँ सेकेंडरी वैलेंसी। तो सेकेंडरी वैलेंसी को कैसे दिखाते हैं भाई? एक शार्प लाइन से, ये हो गई, एक शार्प ये हो गई, एक शार्प लाइन ये हो गई, एक शार्प लाइन ये हो गई। ये कितना है? ये क्या? H2O लिगैंड, ये H2O है लिगैंड, ये H2O है लिगैंड, और ये भी क्या है? H2O लिगैंड। क्लियर? 1 2 3 4 कितने वाटर मॉलिक्यूल्स एज ए लिगैंड एक्ट कर रहे हैं? 5 कर रहे हैं। ठीक, तो सेकेंडरी वैलेंसी अभी तो 5 नज़र आ रही है मुझे, बट है कितनी? 6। तो इसका मीन्स कोई एक क्लोरीन एज ए लिगैंड भी तो एक्ट कर रहा है। मतलब एक क्लोरीन ऐसा है वो डबल नेचर का है। डबल नेचर का क्या? मतलब वो एज ए प्राइमरी वैलेंसी भी है और एज ए सेकेंडरी वैलेंसी। समझ में आया भाई? तो ये इसका दोनों में रिप्रेजेंटेशन देख लेना। क्या की है कि ये है कि यहाँ एक क्लोरीन ऐसा है जो डबल नेचर रख रहा है। ठीक है, वो किस में कंसिडर है? प्राइमरी वैलेंसी में, और एज वेल एज किस में है? सेकेंडरी में भी है, क्योंकि वो लिगैंड जैसा भी काम कर रहा है और वो आयन जैसा भी काम कर रहा है। क्लियर है ना? चलिए, तो इम्पोर्टेंसी क्या है और हम देखेंगे इसकी इम्पोर्टेंस। नहीं, वो आयोनाइज्ड नहीं होगा, बट इन 3 क्लोरीन में अगर हम देखें जो स्फेयर के अंदर है, लेकिन हम ये सर्टेन नहीं कर सकते ना कौन आयोनाइज्ड होगा कौन नहीं। स्फेयर के अंदर तो कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे रिप्रेजेंट करें तो नहीं कर सकते ना। तो फिर तो हम तीनों को ये क्या मानेंगे? आयोनाइज्ड मानेंगे। और क्योंकि एक डबल नेचर का है ना। क्लियर है? तो इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे वो हम देख रहे हैं। ठीक, तो चलिए, वर्नर रिप्रेजेंटेशंस क्लियर है। अब हम देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने लिया CO, Cl3 और 6NH3, ये आपको गिवन है। ठीक, ये आपको कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है, कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है। तो पहले आप बना के देखो, इसका वर्नर रिप्रेजेंटेशंस बनाओ। वर्नर रिप्रेजेंटेशंस का मतलब प्राइमरी वैलेंसी बताओ और सेकेंडरी वैलेंसी बताएं। सर वही +3 और 6। हाँ, +3 और 6। अब वर्नर रिप्रेजेंटेशंस कर लोगे, है ना? चलिए, तो कराना क्वेश्चंस ये पर्पस नहीं था, जो क्वेश्चंस पर्पस है तो वो लिखेंगे। ये आपके पास कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ से आपको बोलेगा कि बताओ इसके कितने टाइप के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या कॉम्प्लेक्स बनाए जा सकते हैं, है ना? तो मैं कॉम्प्लेक्स लेकर के बात कर रहा हूँ इसके, और फिर हम उसमें कंडक्टिविटी की बात करेंगे। कंडक्टिविटी के साथ हम किसकी बात करेंगे? कितने मोल देगा, कितने नहीं देगा, अगर हम किसी के साथ इसको ट्रीटेड करें, बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे होंगे। चलिए देखो, पहला तो मैं ये सोच सकता हूँ कि एज ए लिगेंड सारे के सारे अमोनिया अंदर रख लूँ और सारे के सारे क्लोरीन बाहर रख लूँ, क्योंकि एक रूल है, अभी दिखाया नहीं, मैं दिखाऊंगा कि जनरल रूल क्या है। रूल ये है कि जनरल अगर आपका सेंट्रल मेटल एटम ट्राईवैलेंट हो, ट्राईवैलेंट का कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो? +3 हो, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। जनरली के ट्राईवैलेंट जो आपका मेटल है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर जनरली कितना होगा? 6। बाईवैलेंट का जनरली क्या होता है? 2, क्या होता है? 4 और 6। और मोनोवैलेंट का क्या होता है? 2 और 4।
जनरली 3 चीज़ें चलती हैं। मोनोवैलेंट का जनरली क्या होता है 2 और 4 कोऑर्डिनेशंस नंबर होगा। बाइवैलेंट का कोऑर्डिनेशंस नंबर क्या होगा जनरली 4 और 6 होगा। और ट्राइवैलेंट का क्या होगा 6। टेट्रावैलेंट का भी जनरली क्या होगा 6। ये रूल्स है एक, समझ रहे हैं। चलिए, बट हमेशा ऐसा हो ज़रूरी नहीं है। मोनोवैलेंट में ऐसे भी एग्जाम्पल देखे गए हैं, जैसे अगर मैं क्रोमियम की बात करूं, क्रोमियम अगर प्लस में है तो इसका कोऑर्डिनेशंस नंबर 6 होता है। कितना होता है 6, तो ये इसका एक्सेप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए खैर, तो जनरल रूल बता दिया मैं। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेशंस नंबर 6 होना चाहिए। ये प्रेडिक्शन आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि ये क्या है ट्राइवैलेंट है। तो हम कितने लिगैंड स्पेयर में रखने की कोशिश करेंगे 6। तो हम कैसा रख सकते हैं? सारे अमोनिया रख दें 6 से, और तो क्लोराइड बाहर रख दें। तो पहले मैं सोच रहा हूँ कि मैं ऐसा करूँ, सारे अमोनिया एज ए लिगैंड अंदर ले लें। तो फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, और Cl बाहर ले लेता हूँ। क्लियर? सेकंड क्या करूँगा? सेकंड कर रहा हूँ मैं कि CO और अमोनिया को घटा रहा हूँ। NH3 का क्या कर लूँ होल 5, तो एक Cl यहाँ चला जाएगा और Cl2 यहाँ चला जाएगा। क्लियर? थर्ड हम क्या सोच सकते हैं? CO अमोनिया को और कम कर दूँ, होल 4, और ये क्या हो जाएगा Cl2। ठीक है भाई, और एक Cl यहाँ रह जाएगा। क्लियर? तो क्लियर है? अमोनिया का नंबर वो अंडरस्टूड है, वो घटाए हैं, वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ मैं लिगैंड के बारे में मतलब कमेंट कर रहे हैं हम। ये भी मॉलिक्यूलर फार्मूला बन सकता है, वो भी और वो अंडरस्टूड है कि वो स्फीयर से बाहर चला गया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ सेम H2O ले लूँ, 6 क्या ले लूँ H2O। ठीक है, तो ये तो 6 H2O हो जाएंगे। तो यहाँ मैं क्या दिखाऊंगा? डॉट H2O दिखा दूंगा। यहाँ कितने H2O दिखा दूंगा? डॉट 2 H2। ठीक है, और अगर इसको और कॉम्प्लेक्स बनाऊँ तो सारे के सारे क्लोरीन, तो ये कितना हो जाएगा? डॉट 3 H2। ये हम ले रहे होंगे अगले टाइम पे। खैर चलो, अब देखिए मैं इसी की बात कर लूँ। चलिए पहले वाटर को लेके, CO H2O का क्या हो जाएगा? होल 6। ठीक, पहला कॉम्प्लेक्स, और सारे क्लोरीन बाहर है ना। सेकंड देख रहे हैं CO H2O का होल 5, और एक Cl अंदर आ गया। यहाँ क्या हो जाएगा? Cl2 डॉट H2। वो अंडरस्टूड है, ये वाटर सोल्यूबल, वाटर के साथ कंबाइन है। CO और H2O का होल 4, और क्या हो जाएगा? Cl2 Cl और डॉट 2 H2। ठीक, अमोनिया का भी सेम यही हाल है ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कितना हो जाएगा? 3, और सारे क्लोरीन अंदर आ गए, और क्या हो जाएगा? 3 H2। समझाना क्या चाह रहा हूँ, आप अमोनिया को भी साथ में लेके चलना। ये किसका रिप्रेजेंटेशंस देख रहे हैं? आपके पास कंपाउंड गिवन हो COCl3 और डॉट 6 H2O का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। चलिए ठीक, अब देखना, हम यहाँ देख रहे हैं कि कंडक्टिविटी का ऑर्डर देख रहा हूँ मैं। क्या कंडक्टिविटी का ऑर्डर? इसको मैं A मान लूँ, है ना, AB मान लें, ABC और D1 2 3 ना मान के ना। क्या देख रहे हैं? कंडक्टिविटी का ऑर्डर। सबसे पहला क्वेश्चन से इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ तो कंडक्टिविटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके होता है? चार्ज के। चार्ज बोले तो नंबर ऑफ आयंस के। जहाँ नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होंगे कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा। इसको तोड़ो, अगर इसको तोड़ें तो कैसे टूटेगा ये देख लो यहीं। अगर हम इसको तोड़ने हैं तो इसका नंबर तो 1 है, लेकिन चार्ज क्रिस क्रॉस, इस पर +3 और इस पर -1, यही है ना। तो ये कैसे सेपरेट होगा? ये तो पूरा +3 में एक आयन की फॉर्म में सेपरेट हो गया, और ये क्या मिलेगा? 3 क्लोराइड आयन। तो टोटल आयन इज 4। यहाँ देखो 1 ये और 2 ये, यहाँ टोटल आयन इज 3, यहाँ टोटल आयन इज 2, और यहाँ 0 है। यहाँ कोई आयन नहीं मिलेगा। इसका मीन्स ये तो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, बट ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। समझना क्या समझा रहा हूँ, क्योंकि आयनों में नहीं गया। तो ये सब
क्या इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराएंगे? ये नहीं कराएगा। तो बट कौन ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराएगा? ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, और नॉन कंडक्टर क्या है? ये ऑर्डर आ गया मैं, बोलो। अगर हम सेकंड हम देख रहे हैं कि जितने गिवन कॉम्प्लेक्स हैं उनको 1 बाई 1 हम AgNO3 के सॉल्यूशन से पास आउट कराएं। किससे? AgNO3 से। किससे पास आउट करा रहे हैं? AgNO3 से। तो ज़रा बताओ, जैसे मैं इसको AgNO3 से पास आउट कराऊंगा, AgNO3 से, तो AgCl के कितने मोल मिल जाएंगे? हाँ, 3 AgCl। यहाँ नहीं 4 मिलेंगे वही। अच्छा हाँ सॉरी, क्लोराइड 3 है ना, -3, और यहाँ जितने क्लोरीन है, क्योंकि स्पेयर के अंदर वाला तो जाएगा नहीं, तो यहाँ कितने मोल मिलेंगे? 2 AgCl। यहाँ कितने मिलेंगे? 1 AgCl, और यहाँ कोई AgCl का नहीं मिलेगा। तो वो मोल पूछ सकता है कि कितना AgCl मिलेगा। मोल आगे तो आगे और भी पूछ सकता है, मॉलिक्यूलर मास समथिंग, सॉलिबिलिटी वगैरह समथिंग, जो पढ़ के आए हुए हैं वो कंसेप्ट अभी भी। तो यहाँ से इतना पता चला। अब हम यहाँ से ये पूछ रहे हैं अगला कि परसेंटेज ऑफ, क्या बोल रहा हूँ कि परसेंटेज ऑफ आयोनाइज्ड परसेंटेज ऑफ आयोनाइज्ड क्लोराइड आयन, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ही पूछ रहा हूँ, अंडरस्टूड है ना, क्योंकि हम सभी की बात कर रहे हैं एक साथ। तो क्या बोल रहा हूँ कि परसेंटेज आयोनाइज्ड क्लोराइड आयन ऑर्डर। चल, यहाँ परसेंटेज निकालने हैं कि कितने क्लोरीन है जो आयोनाइज्ड हैं। ठीक है, यहाँ परसेंटेज निकालना हूँ किसका? आयोनाइज्ड Cl का। कैसा निकालेंगे? बोलो कितने हैं? 3 हैं, और 3 के 3 क्या हो रहे हैं? आयोनाइज्ड। तो ये तो 100% आयोनाइज्ड, समझ रहे हैं ना? कितना? 100%। यहाँ देखें टोटल कितने क्लोरीन हैं? 2 हैं। कितने आयोनाइज्ड हो रहे हैं? 3 है टोटल, तो 2 हो रहे हैं। 2 हो रहे हैं 3 में से, तो ये इसका परसेंटेज आयोनाइज्ड आ जाएगा। इसका आयोनाइज्ड देख रहे हैं कितना आयोनाइज्ड हो रहा है? 1। कितने में से? 3 में से, इंटू 100, और यहाँ क्या हो जाएगा? 0 आयोनाइज्ड। तो परसेंटेज ऑफ क्लोराइड आयन आयोनाइजेशन जो आ जाएगा, सबसे ज़्यादा A, उसके बाद B, उसके बाद C, और सबसे कम D आयोनाइज्ड। ऐसे ही हम देख रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटेज ऑफ नॉन आयोनाइज्ड क्लोराइन आयन। तो इसका उल्टा हो जाएगा वैसे, लेकिन सोच लो, नॉन आयोनाइज्ड की बात करूँ तो सारे के सारे आयोनाइज्ड हैं। यहाँ जरा बताओ परसेंटेज निकालना है नॉन आयोनाइज्ड वाला, तो ये नॉन आयोनाइज्ड है ना, और ये क्या है? आयोनाइज्ड है। तो कितने नॉन आयोनाइज्ड हैं? 1। कितने में से? 2 में से। यही है ना? नहीं, टोटल क्लोरीन में से, सॉरी। नॉन आयोनाइज्ड कितने हैं? 1। कितने क्लोरीन में से? यहाँ कितने नॉन आयोनाइज्ड हैं? 2। कितने में से? 3 में से। और यहाँ सारे के सारे क्या हैं? नॉन आयोनाइज्ड। तो एकदम क्या हो गया? रिवर्स हो गया क्या? दूसरा क्वेश्चंस क्या पूछेगा कि इन सभी गिवन कंपाउंड में अगर हम इन सभी को कंसंट्रेटेड H2SO4 सॉल्यूशन से पास आउट करें, तो मैक्सिमम वेट लॉस किसका होगा? क्या बोल रहे हैं? मैक्सिमम वेट लॉस। अब देखो, इसका काम है पानी निकालना, डिहाइड्रेटेड एजेंट है, तो ये तो कॉम्प्लेक्स के अंदर कुछ नहीं कर सकता, बाहरी से तो वाटर को निकालेगा, समझ? तो यहाँ तो कोई वाटर है नहीं, तो यहाँ कोई वेट लॉस नहीं होगा। और समझ रहे हैं? यहाँ कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स इसके साथ एडेड हो जाएंगे? ये चला जाएगा 1, यहाँ कितने चले जाएंगे? 2, और यहाँ अगर हम देखें तो 3 जा सकते हैं, लेकिन इस कंपाउंड का प्रैक्टिकल बनना पॉसिबल नहीं है। ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? अभी बात करूँगा। तो मैक्सिमम वेट लॉस है ना, व्हेन ट्रीटेड विद H2SO4, तो आंसर क्या चला जाएगा? C चला जाएगा। समझ रहे हैं C क्यों जा रहा है? जाना तो D चाहिए था, लेकिन इसका बनना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। देखो क्यों पॉसिबल नहीं है, जान लो। ये एनाइनिक है, ये स्पेयर कैटाइनिक है, ये एनाइनिक है, ये स्पेयर कैटाइनिक है, यही तो है। तो इनके बिटवीन क्या एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इनके बिटवीन क्या है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये एग्जिस्ट करेंगे। इनके बिटवीन की, इसके बिटवीन कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं, कोई डाइपोल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भी न्यूट्रल है, तो इस पर कोई चार्ज कैरी नहीं हुआ।
तो ये न्यूट्रल और ये न्यूट्रल, तो इन दोनों में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस नहीं है। अगर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस नहीं है तो प्रैक्टिकली ये एग्जिस्ट नहीं करता। समझ रहे हैं ना ये चीज़, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस तो होना चाहिए ना एग्जिस्ट करने के लिए। तो मैक्सिमम वेट लॉस सी आंसर जाएगा ना कि डी, बिकॉज वो प्रैक्टिकली डिटरमाइन नहीं है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस इस टाइप के पूछता रहता है, मैंने सारे इकट्ठे समझा दिए। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो कर ले जाओगे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे चलिए एक क्वेश्चंस लिख लेते हैं। लिखेंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स, which one of the following complex will produce maximum mole of AgCl, will produce maximum mole of AgCl when treated with AgNO3, when treated with AgNO3, when treated with AgNO3। क्लियर है भाई? और इस बार वो कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसे बना के देगा। नंबर पर लिखेगा CO Cl का होल थ्राइस 6NH3। ठीक, सेकंड फॉर्मूला देगा CO Cl का होल थ्राइस 5NH3। थर्ड फॉर्मूला देगा CO Cl का होल थ्राइस 4NH3। और फोर्थ देगा CO Cl का होल थ्राइस और 3NH3। ठीक, अब यहाँ से आपको कॉम्प्लेक्स सोचने होंगे। तो अंडरस्टूड है ये सभी में कोऑर्डिनेशंस नंबर 6 होना चाहिए, बिकॉज ऑफ सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। तो यहाँ मैं इस कॉम्प्लेक्स से ऐसा बना सकता हूँ। कॉम्प्लेक्स क्या बनाऊँगा? CO और NH3, कोई लिमिटेशन नहीं लगाया है, जैसे सोचते सोच सकते हैं सारे के सारे अमोनिया अंदर रख दूँ, बोलो भाई, और Cl NH3 और Cl सारे बाहर ले लूँ, बन गया। बट जब इसका मैं बना रहूँगा तो यहाँ खुद लिमिटेशन आ जाएगी। मैं मैक्सिमम अमोनिया अंदर कितने रख सकता हूँ? सिर्फ 5 रख सकता हूँ, 5 गिवन है। तो एक Cl को अंदर लाना पड़ेगा। क्यों ला रहे हैं एक Cl को अंदर? क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए, बिकॉज ऑफ ये क्या है? ट्राई वैलेंट। क्लियर है? अब यहाँ तो 4 ही कर दिया। अगर 4 कर दिया तो अंडरस्टूड है, मैं 4 के 4 अमोनिया अंदर ले लूँगा, है ना। 4 अमोनिया अंदर लिया, और जबकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए? 6। तो उस वजह से 2 क्लोरीन मुझे अंदर भेजने पड़ेंगे, तो बाहर 1 ही क्लोरीन बचा। और इसकी बात करें तो इसका क्या बनेगा? CO कितने अमोनिया इस बार हैं? जरा बताओ कितने अमोनिया इस बार हैं? 3 ओनली। तो सारे के सारे क्लोरीन मुझे इस बार अंदर भेजने पड़ेंगे। ये कॉम्प्लेक्स हो जाए। समझ रहे हैं भाई? चलिए, तो अब तो आसान हो गया। या अगर हम आयन की बात करें तो यहाँ 4 आयन मिलेंगे। सोचते रहे ना, यहाँ कितने? 3 आयन मिलेंगे। यहाँ कितने? यहाँ 2 आयन मिलेगा। यहाँ 0 आयन। कौन सा आयन मिल रहा है? बताओ, कोई आयन है? ये पूरा न्यूट्रल है। मतलब इसको आयन में नहीं। अरे आयन कहाँ बना? ये तो न्यूट्रल का न्यूट्रल है ना। आयन कहाँ है यहाँ? आयन किसको बोल रहे हैं? जिस पर या तो कैटायनिक हो या एनायनिक है, तो 0 है। तो कहाँ आयन हुआ? तो ठीक है, तो कंडक्टिविटी का ऑर्डर ये आ जाएगा। अगर मैं इसको A मान लूँ, इसको B मान लूँ, इसको C और इसको D, तो कंडक्टिविटी का ऑर्डर A, B, C और D, जो अभी कर का है। दूसरा, हमने सभी को किसके साथ ट्रीटेड किया है? AgN। तो मैक्सिमम मोल किसके मिलेंगे? यहाँ से मिलेंगे 3, क्या मिलेंगे? 3 AgCl। यहाँ से 3 AgCl, यहाँ से कितने आयनाइज्ड हैं? 2, यहाँ से, और यहाँ 0। क्लियर है? क्योंकि आपको बता चुके हैं स्फीयर के अंदर जो स्पीसी है वो अपने आयनों में नहीं जाती, वो अवेलेबल नहीं होती। ये तो अवेलेबल है, ये अवेलेबल है, ये यहाँ एक क्लोरीन अवेलेबल है, यहाँ कुछ अवेलेबल नहीं। कर लोगे भाई ऐसे क्वेश्चंस? चलिए, जैसे एक क्वेश्चंस और करते हैं। लिखेंगे कि व्हेन PT Cl2 डॉट
for NH3 when PtCl2 dot for NH3 treated with AgNO3 solution and gives 2 mole of AgCl PPT and gives 2 mole of AgCl PPT, then correct formula of complex compound is formula number first. PT NH3 का होल ट्वाइस Cl2 और NH3 2NH3. सेकंड PtCl NH3 का होल थ्राइस Cl डॉट अमोनिया. थर्ड इज PT NH3 का होल 4 Cl2. फोर्थ नन. सोच लो भाई. थर्ड करेक्ट है, पता चल जाएगा क्योंकि यहाँ से तो कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ से 1 मोल मिलेगा, यहाँ से 2 मोल. और क्वेश्चंस वगैरह हमसे गिवन है कि कितने मोल दे रहे हैं. ठीक है, जैसे चलिए एक क्वेश्चन सोल ले रहे हैं कि PtCl4 डॉट 2HCl treated with AgNO3 solutions, no PPT of AgCl, no PPT of AgCl in the solution. When then which one of the following complex formula are correct, है ना. तो चलिए हम ऑप्शन नहीं बना रहे हैं, आप प्रेडिक्ट करो कि इसका मोलिकुलर फॉर्मूला मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला क्या बनेगा. क्या PtCl4 स्पेयर में आ जाएगा और डॉट 2HCl. तो फिर तो गलत हो जाएगा. फिर तो HCl अगर बाहर आ गया तो वो तो आयनों में चला जाएगा, मोल दे देगा. आप खुद सोचो ना, अगर आप 4 क्लोराइड स्पेयर के अंदर ले रहे हो और 2 क्लोराइड बाहर भेज दिए तो जो बाहर वाले हैं वो तो आयनों में चले जाएंगे ना, क्योंकि ये न्यूट्रल थोड़ी होता. अमोनिया तो न्यूट्रल था, ये तो अपना आयनों में एग्जिस्ट करता है ना भाई, ये तो आयोनाइज्ड हो जाएगा. और जैसे अपने आयन में गया तो वहाँ से क्या किसको खींच लेगा, Ag+ को, और क्या बना लेगा, AgCl का PPT. जबकि वहाँ तो साफ लिखा है नो PPT ऑफ AgCl इन द सॉल्यूशन. तो इसका मीन सारे के सारे क्लोराइड अंदर होंगे, यही तो है इसका मतलब. तो 4 ये हैं और 2 वो ये हैं. अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो क्या होगा, देखो PT और क्या करूँगा Cl का होल 6, सारे के सारे अंदर, और ये हाइड्रोजन बाहर रख लूँ, ये बनेगा इसका मतलब. समझ रहे हैं. तो ये इम्पोर्टेंसी है. इसको क्या बोला जाता है, इसका आयुपैक नेम होता है हेक्साक्लोराइडोपिलेटेनिक एसिड. अब ये कुछ स्पेसिफिक नाम है आयुपैक नेम जो हम सीख रहे होंगे आगे. ठीक, चलिए.